So, a very good morning, everyone. This is Madhusudan Mishra once again with you, and here we are going to cover the sample MCQs for November 2020. तो मालिक ऑलरेडी पार्ट 1 में 20 MCQs कवर कर चुके हैं. बच्चों ने बोला सर आपने MCQ नंबर 10 छुड़ा दिया. बेटा MCQ नंबर 10 का जो आंसर इंस्टीट्यूट ने दे रखा है, कुछ बच्चों ने मुझे बताया दोस्त वो आंसर गलत है, और वही चीज़ मैंने इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट भी कर दी है. मेल मैंने भेज दिया है. मैंने पहले भी बताया था कि बहुत सारे मेल मैंने भेजे थे जिनके बाद करेक्शंस हुए और बहुत सारे आपके MCQs अमेंड हुए, कुछ नए MCQs आए, और जो गलतियां पुराने MCQs में थी दोस्त वो गलतियां भी इंस्टीट्यूट ने सही कर दी. और मुझे इस बात की बहुत खुशी है और मैं इंस्टीट्यूट को थैंक यू कहना चाहूँगा दोस्त कि इंस्टीट्यूट ने बात सुनी और चीज़ों को सही किया. अब बात है साहब उसी क्वेश्चन को वहाँ पर वापस आपको पढ़ाने की और समझाने की. तो फटाफट आ जाओ बेटा. क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा? वो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 था. तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको करा देता हूँ आज, और इसके बाद अपन सीधा क्वेश्चन नंबर 21 से चालू करेंगे. बोलो हाँ कि ना? हाँ. तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने, आप सभी की स्क्रीन पर. GST इज नॉट पेएबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज इन द फॉलोइंग केसेस. क्या बोला बेटा? GST इज नॉट पेएबल बाय. बात को समझेंगे. और ये कह रहा है GST इज नॉट पेएबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज. क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है मेरे दोस्त की रेसिपिएंट ऑफ सर्विस. रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कौन होता है? देखो बेटा, अगर ये सप्लायर अंकल हैं जिन्होंने गुड्स सोल्ड किया बेटा, सोल्ड गुड्स, और ये गुड्स मिला किसको बेटा? रेसिपिएंट को. बस इसको बोलते हैं रेसिपिएंट. और आप सब जानते हो बेटा 13/2017 जो नोटिफिकेशन है हमारा, उसके अंदर बेटा RCM सप्लाईज दे रखी है. क्या दे रखी है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जहां पर रेसिपिएंट इज लायबल टू पे GST. तो GST किसको पे करके चलना पड़ता है बेटा? रेसिपिएंट को पे करके चलना पड़ता है. ये पूछ रहा है साहब कि ऑप्शन जो नीचे दिए जाएंगे इन द फॉलोइंग केसेस, क्या उन ऑप्शंस के अंदर कौन कौन से ऑप्शन ऐसे हैं जिनके अंदर रेसिपिएंट को टैक्स नहीं देना सर्विस के ऊपर? बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आ गई. तो चलो बेटा फटाफट से क्या देखते हैं, अपने ऑप्शंस देखते हैं. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ स्पॉन्सरशिप टू ABC लिमिटेड. अच्छा सर एक सेकेंड, मैंने आपको ये समझा दिया. इसे हटा दूं? हाँ सर इसे हटा दो आप. लो बेटा इसे हटा दिया. अब अपन ऑप्शन डिस्कस करते हैं शांति से और शानदार तरीके से. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय स्पॉन्सरशिप टू ABC लिमिटेड. बेटा ये 13/2017 में कवर होता है RCM के अंदर. आप सब जानते हो स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो सर्विस होती है बेटा, किससे रिलेटेड? स्पॉन्सरशिप से रिलेटेड जो सर्विस है बेटा, ये आपकी RCM में कवर होती है कि नहीं है सर? हाँ है सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप. याद करो बेटा, कंपनी का डायरेक्टर है ना, GTA का डायरेक्टर, GTA का ड्राइवर है ना, फिर स्पॉन्सर्ड बाय MM सर, बिल्कुल सही है. तो स्पॉन्सर्ड बाय MM सर, वो जो कहानी मैंने आपको RCM की याद कराई थी दोस्त, वो जो कहानी मैंने आपको RCM की याद कराई थी उसमें मैंने बताया था दिस स्टोरी इज स्पॉन्सर्ड बाय MM सर. तो स्पॉन्सरशिप की सर्विस अगर बॉडी कॉर्पोरेट को दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर बेटा कौन सी कंपनी है? ABC लिमिटेड. लिमिटेड का मतलब क्या होता है बेटा? पब्लिक लिमिटेड. तो लिमिटेड कंपनी है और बॉडी कॉर्पोरेट है, और बॉडी कॉर्पोरेट को अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जाएगी बेटा तो RCM में कवर 100% तरीके से होगी. अगला आ रहा है बेटा, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा. देखो बेटा ढंग से पढ़ना इसको ढंग से पढ़ना. सर्विसेज सप्लाइड बाय डायरेक्टर ऑफ गैलेक्सी लिमिटेड टू मिस्टर कृष्णा. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक डायरेक्टर अंकल सर्विस दे रहे हैं किसको? इंडिविजुअल को दोस्त. मिस्टर कृष्णा इज एन इंडिविजुअल. बात को समझो. सर कटिया इधर लिखो थोड़ा. अरे लो दोस्त इधर लिख देते हैं. इज एन इंडिविजुअल. कौन है? डायरेक्टर सर्विस किसको दे रहा है बेटा? डायरेक्टर सर्विस दे रहा है इंडिविजुअल इंसान को. और उस इंडिविजुअल का नाम क्या है? उस इंडिविजुअल का नाम है बेटा कृष्णा अंकल. क्या नाम है? उस इंडिविजुअल का नाम है कृष्णा अंकल. हाँ क्या ना? हाँ सर बात समझ में आ गई. क्या ये RCM में कवर होगा? नहीं, क्योंकि बेटा RCM में जो एंट्री दे रखी है वो ये दे रखी है कि अगर कोई डायरेक्टर, क्या दे रखी है बेटा? अगर कोई डायरेक्टर सर्विस देता है बेटा, किसको सर्विस देता है बताओ? अगर कोई डायरेक्टर सर्विस देता है बॉडी कॉर्पोरेट को, यानी अगर यहीं पर मैं ये कहता कि डायरेक्टर ने सर्विस दी बेटा गैलेक्सी लिमिटेड को, क्या कहता? कि डायरेक्टर ने सर्विस दी बेटा किसको? गैलेक्सी लिमिटेड को.
तो उस केस के अंदर बेटा ये आरसीएम में कवर होता, क्योंकि डायरेक्टर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, बट यहां पर बॉडी कॉर्पोरेट का डायरेक्टर एक इंडिविजुअल को सर्विस दे रहा है, बेटा ये कवर नहीं होगा। यानी एक ऑप्शन तो बेटा अपना सही कौन सा हो गया, सेकंड वाला, क्योंकि देखो आपको खुद को उसने बोला हुआ है नॉट पेएबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। क्या बोला, नॉट पेएबल बाय रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज। आगे चले सर, हाँ आगे चलो। ऑप्शन नंबर 3, सर्विसेज बाय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट बाय वे ऑफ स्पीड पोस्ट। आप सबको पता है बेटा ये फॉरवर्ड चार्ज में कवर्ड है। आपने एग्जामिशन एंट्री भी देखी होगी, कहीं पर भी देखो रिवर्स चार्ज के अंदर कहीं नहीं बता रखा, और एग्जामिशन वाली एंट्री के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है 12/2017 के अंदर दोस्त कि स्पीड पोस्ट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट नहीं है, फॉरवर्ड चार्ज के अंदर उस पर आपको टैक्स पे करके चलना पड़ेगा। हाँ के ना, हाँ सर। और यहां पर बेटा अगला ऑप्शन आपके पास आ रहा है, सर्विसेज सप्लाइड बाय अ रिकवरिंग एजेंट टू SNSP बैंक। बेटा रिकवरिंग एजेंट आप सबको पता है ये अभी थोड़े 1-2 अमेंडमेंट हुए थे, शायद मई 19 या फिर नवंबर 18 का अमेंडमेंट था, जिसके अंदर ये एंट्री आरसीएम के अंदर इंसर्ट करा दी थी, और ये भी बेटा आरसीएम में कवर होता है। तो ये 2 चीजें आरसीएम में कवर नहीं होती, बाकी सारी होती है। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से होगा बेटा, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 3। तो नीचे अपन चले, हाँ तो देखो ये अपने पास ऑप्शन आ गया कि ऑप्शन सही कौन सा है। तो ऑप्शन सही है बेटा 2 और 3, यानी 2 और 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टीट्यूट ने बेटा शायद इसका ऑप्शन मेरे हिसाब से या तो डी दे रखा है या शायद बी दे रखा है, बट जो भी ऑप्शन दे रखा है वो ऑप्शन आने वाले टाइम में सही हो जाएगा। तो मैं जैसे ही सही होगा अपने फेसबुक पेज पर अपडेट कर दूंगा, वहां पर आप देख लेना, ठीक है। हाँ सर ठीक है। फेसबुक सर आप फेसबुक पर हैं, बिल्कुल हूं बेटा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मेरे को फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर भेजना, मेरे अच्छे दोस्त, अपन फ्रेंड बनेंगे, ठीक है। हाँ सर, और वहां मैं अपडेट डालते रहता हूं बेटा, आपको फायदा भी उसका मिलेगा। अब आना है बेटा अपन को सीधा किस पर, देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में 20 MCQs कवर कर लिए थे इसको छोड़कर, तो मैंने ये करा दिया आपको, बोलो हाँ हाँ। और अब मैं आपको बेटा क्या कवर करा दूंगा, सीधा अपन चलेंगे किस पर, 21 वाले MCQ पर। किस पर, 21 वाले MCQ पर। अरे ये तो MCQ ओपन हो गया साहब पहले ही। हाँ अब ठीक है। क्या बोला मैंने, कैन अ रजिस्टर्ड पर्सन ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम कलेक्ट GST ऑन हिज आउटवर्ड सप्लाई। बेटा बकवास बात है, बिल्कुल बकवास बात। अपन सब कंपोजिशन पढ़ते हैं और अच्छे से जानते हैं बेटा, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 4। और मैंने पिछले लेक्चर में बताया भी था कि कंपोजिशन वाला अपनी आउटवर्ड सप्लाई पर टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता बेटा, मतलब सप्लाई वाइज टैक्स नहीं लगता। कंपोजिशन के अंदर जो टैक्स लगता है ना बेटा, कंपोजिशन के अंदर जो टैक्स लगता है, मेरी बात को समझो, वो लगता है टर्नओवर वाइज। कैसे लगता है बोलो, टर्नओवर वाइज, ना कि सप्लाई वाइज। तो एक बात बताओ सर, ये समझ में नहीं आया आपने क्या बोला। देखो इधर आओ, मिस्टर ए किस में रजिस्टर्ड है बेटा, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है। किस में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है। तो ए जो है बेटा ये किस में रजिस्टर्ड है, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है बेटा। और इन कंपोजिशन वाले अंकल जी ने सर्विस दी किसको, बहुत सारे कस्टमर्स को। जैसे बेटा बी को भी दी, सी को भी दी और डी को भी दी। सर्विस नहीं दी बेटा, गुड्स दिए। क्या दिए, गुड्स दिए, ठीक है। अभी अपन सबसेक्शन नंबर 1 की बात करेंगे, 2A की बात नहीं करेंगे। तो मैंने कहा बेटा ए अंकल हैं, कंपोजिशन में रजिस्टर्ड है, उन्होंने बी सी डी को गुड्स बेचा। क्या बेचा, गुड्स बेचा। तो बेटा क्या यहाँ आप खुद बताओ, क्या यहाँ GST लगता है क्या, इधर आओ, क्या यहाँ GST लगता है क्या, आप बताओ, क्या यहाँ GST लगेगा, क्या यहाँ GST लगेगा, क्या यहाँ GST लगेगा। बेटा आप सब बिल्कुल सही बोल रहे हो, GST नहीं लगेगा, ना यहाँ GST लगेगा, ना यहाँ GST लगेगा, ना यहाँ GST लगेगा। क्यों नहीं लगेगा, बिकॉज कंपोजिशन को आराम ही तो देना था। अपन कंपोजिशन स्कीम पूरी पढ़कर आए। अगर आपने अभी तक कंपोजिशन वाला वीडियो नहीं देखा बेटा, पूरा कंपोजिशन स्कीम लगभग 1.5 घंटे के अंदर पूरे डायग्राम के साथ, एग्जाम्पल के साथ और बेयर टेक्स्ट के साथ पूरा कवर कराया मैंने। और उसके अंदर अमेंडेड सब सेक्शन 2A जो फाइनेंस एक्ट 2019 का अमेंडमेंट था बेटा, वो भी मैंने कवर करा दिया। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात, आ रही है सर, ठीक है। हाँ ठीक है, तो वो वीडियो आप देख लेना कंपोजिशन का, आपको समझ में आ जाएगी बात। फिलहाल मैंने आपको समझाया बेटा कंपोजिशन के अंदर टर्नओवर वाइज टैक्स होता है, यानी इंडिविजुअल सप्लाईज पे टैक्स नहीं लगेगा। ए का जो टोटल टर्नओवर होगा ना, टोटल टर्नओवर बेटा, उस पर अपन अकॉर्डिंगली टैक्स ले लेंगे। तो मैं मान के चलता हूं बेटा 1%, तो 1% टैक्स में डायरेक्ट ले लूंगा। तो इससे अपन को क्या समझ में आया, इससे अपन को ये समझ में आया बेटा कि इसका आंसर है नो। क्या आंसर है, नो। ऑप्शन देखें सर एक बार, हाँ ऑप्शन देख लो बेटा। तो आंसर है बेटा नो। यस 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 बिल्कुल गलत है बेटा, नो आंसर है। क्या आंसर है, नो। यानी कंपोजिशन वाला अपनी आउटवर्ड सप्लाईज पे GST कलेक्ट नहीं कर सकता। मैंने रेफरेंस भी दिया बेटा, आप पढ़ सकते हैं, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 4। हाँ के ना, हाँ आगे चले, हाँ सर आगे चलो। अगला केस बन रहा है बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, इन केस ऑफ, एक सेकेंड बेटा चार्जिंग पे लगा दूँ इसको, हाँ सर चार्जिंग पे लगा दो, आ जाओ। इन केस ऑफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विसेज, मतलब बेटा GTA की सर्विस की अगर हम बात करें, टैक्स इज टू बी पेड अंडर फॉरवर्ड चार्ज इफ
बेटा आप सब जानते हो जीटीए, ये कह रहा है जीटीए के अंदर फॉरवर्ड चार्ज कब पे करना पड़ता है, जीटीए के अंदर फॉरवर्ड चार्ज कब पे करना पड़ता है। मेरे सारे अच्छे बच्चे मेरे को बताएंगे बेटा जीटीए के अंदर फॉरवर्ड चार्ज पे करना पड़ता है जब 12% के अंदर जीटीए आता हो। जीटीए को दो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्त, या तो आप 12% में टैक्स पे कर दो या फिर आप 5% में टैक्स पे कर दो। अब ये जीटीए पे डिपेंड करता है कि जीटीए कौन सा रेट ऑप्ट करता है, मतलब कौन सा रेट अपनाता है। और बेटा 12% अगर अपनाएगा तो फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स लगेगा। और अपना क्वेश्चन वही है कि फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स कब लगेगा, तो तब लगेगा जब 12% में जीटीए आएगा। देखें एक बार अच्छे से आराम से। हाँ बेटा ये अपना जीटीए का नोटिफिकेशन कौन सा बेटा, आरसीएम का 13/2017, ठीक है। उसकी बात अभी चल रही है क्या? हाँ सर उसी की बात अभी चल रही है। बेटा ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन ए करेक्ट है, मैंने सीधे ही टिक कर दिया क्योंकि 12%, अब देखो 12% के अलावा और कोई ऑप्शन बैठेगा नहीं। जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% एंड अ फैक्ट्री रजिस्टर्ड अंडर फैक्ट्रीज एक्ट इज द रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस। बेटा ये आरसीएम में कवर होता है, आप सब जानते हो। अगर किसी फैक्ट्री को जो फैक्ट्रीज एक्ट में रजिस्टर्ड है जीटीए अपनी सर्विस देता है और वो भी 5% में बेटा, तो इसका मतलब फैक्ट्री को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। क्या बोला मैंने? फैक्ट्री को आरसीएम में टैक्स पे करना पड़ेगा। अगला ऑप्शन है बेटा जीएसटी इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% एंड एन अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल एंड कस्टमर इज द रेसिपिएंट। बेटा ये एग्जेम्पशन एंट्री के अंदर एग्जेम्प्ट है और ये मेरे हिसाब से 21A होनी चाहिए, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ बट एंट्री नंबर शायद 21A है 12/2017 की, जहाँ पर इसे एग्जेम्पशन दे रखी है। तो ये एग्जेम्प्ट है बेटा, ये एग्जेम्प्ट है, ये ऑप्शन एग्जेम्प्ट है। और बेटा उसके बाद जो ऑप्शन आपके पास में आ रहा है वो है आपका जीटीए इज पेबल एट द रेट ऑफ 5% एंड अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज द रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विस। बेटा जीटीए सर्विस दे रहा है 5% से और रेसिपिएंट कौन है? कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। बेटा ये भी 21A में कवर है और ये भी एग्जेम्प्ट है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। तो एंट्री नंबर 21A में क्या क्या, देखो इधर आओ। एंट्री नंबर 21A में डी ऑप्शन एग्जेम्प्ट हो गया, सी ऑप्शन भी एग्जेम्प्ट हो गया, बी ऑप्शन आरसीएम में कवर्ड है, तो बचा कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन। तो ऑटोमेटिकली ए ऑप्शन आपका बेटा करेक्ट ऑप्शन यहां पर होता है। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम हो बेटा, कुछ भी समझ में ना आए, मैं हूं आपके साथ, आपको सिर्फ मुझे कमेंट करके बताना है कि सर ये चीज़ समझ में नहीं आई। आई होप बेटा एमसीक्यू बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? क्या बोला उसने? उसने बोला बेटा कि नीचे बताई हुई सर्विसेज, मतलब जो ऑप्शन आएंगे उसमें से कौन सा ऐसा है जो जीएसटी में एग्जेम्प्ट नहीं है। क्या लिखा? नॉट एग्जेम्प्ट। चलो देखते हैं, चलो देखें। हाँ सर देखो, ऑप्शन ए योगा कैंप कंडक्टेड बाय अ चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। यानी बेटा ये आपका एंट्री नंबर शायद फर्स्ट एंट्री नंबर फर्स्ट है, एंट्री नंबर फर्स्ट ऑफ 12/2017 के अंदर एग्जेम्प्ट हो जाता है। आपको अच्छे से पता है बेटा कि अगर कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA में रजिस्टर्ड है और वो योगा से रिलेटेड, क्या बोला, एडवांसमेंट ऑफ योगा से रिलेटेड सर्विसेज देता है, तो वो सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट करा दी गई है एंट्री नंबर 1 से। अगला आ रहा है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बिजनेस करेस्पॉन्डेंट टू द रूरल ब्रांच। क्या बोला मैंने? रूरल ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट्स। बेटा रूरल ब्रांच को भी एग्जेम्प्ट करा दिया है। क्या बोला मैंने? रूरल ब्रांच को भी एग्जेम्प्ट करा दिया है। उसके बाद आता है सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय बेटा कोड ब्लड बैंक, कोड ब्लड बैंक फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेम सेल्स। ये भी बेटा इसी के अंदर ही एग्जेम्प्ट है। एंट्री नंबर याद करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं रेफरेंस के लिए एंट्री नंबर अगर मुझे याद आता है मैं बोल देता हूँ, सारी एंट्रीज मुझे भी याद नहीं है और याद करने की जरूरत भी नहीं है बेटा, क्योंकि हर बार अमेंडमेंट में 1-2 नई एंट्री आ जाती है। हर बार अमेंडमेंट में मैक्सिमम एंट्रीज हम तो बार बार पढ़ाते हैं बेटा, टीचर है तो मैक्सिमम एंट्रीज हमको याद हो जाती है, बट फिर भी हर बार अमेंडमेंट में 2 से नई 3 एंट्रियाँ आ जाती है। तो सारी एंट्रीज आप कहोगे बेटा सारी एंट्रीज के एंट्री नंबर याद होना जरूरी है, वो भी इंटर लेवल पे, सीए इंटर लेवल पे? नहीं बाबा, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ नोटिफिकेशन का रेफरेंस दे सकते हो कि एज पर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 द फॉलोइंग सर्विस इज एग्जेम्प्ट और द फॉलोइंग सर्विस इज नॉट एग्जेम्प्ट। ठीक है सर। हाँ, एंट्री नंबर याद होनी जरूरी नहीं है। तो बेटा हम अच्छे से जानते हैं कोड ब्लड बैंक जो है वो एग्जेम्प्ट है। सर्विसेज बिजनेस करेस्पॉन्डेंट अगर रूरल ब्रांच के रेस्पेक्ट में दे रहा है बेटा, फोकस रूरल ब्रांच पे, अर्बन ब्रांच होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। क्या बोला मैंने? रूरल ब्रांच। तो रूरल ब्रांच के रेस्पेक्ट में है तो आपके क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन आ रहा है बेटा डी, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय कॉमेंटेटर टू अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। बेटा प्लेयर नहीं है, रेफरी नहीं है, कोच नहीं है, कॉमेंटेटर है। मेरी बात को समझना बेटा, ये टैक्सेबल है।
कमेंटेटर, जो कमेंटेटर होता है ना बेटा, नवजोत सिंह सिद्धू, ये लगाया छक्का, हाँ वही, तो बेटा वो जो होते हैं उन्हें क्या नहीं दी जाती बेटा, उन्हें एग्जामिशन नहीं दी जाती 12/2017 के अंदर, ये हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए आपका बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब ये एग्जाम्प्ट नहीं होगा। क्वेश्चन क्या है, कौन सा एग्जाम्प्ट नहीं है बेटा, ये एग्जाम्प्ट नहीं है, और दूसरा आपका बाकी तो बेटा तीनों एग्जाम्प्ट है, तो ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है, ये भी एग्जाम्प्ट है। डी ऑप्शन एग्जाम्प्ट नहीं है, तो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया बेटा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अरे बोलो ठीक है, हाँ सर ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, हाँ सर चलो। क्वेश्चन नंबर 24, द टर्म गुड्स एज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 52। अच्छे से याद है बेटा हमको, सारे बच्चों को मैंने याद कराया है। सेक्शन नंबर 252 में गुड्स है, और सेक्शन नंबर 2 50 जोड़ दो, कितना जोड़ दो, 50 जोड़ दो, 102। 52 में 50 जोड़ दो बेटा, तो क्या आ जाएगा 102। तो 252 में गुड्स है और 102 में सर्विसेज है। ये दो बेटा सब सेक्शन आपको बहुत अच्छे से याद होने ही चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक और याद कराता हूँ, 285 प्लेस ऑफ बिजनेस, क्योंकि बेटा ओरिजिनेशन यहीं से होता है। तो जब अपन ओरिजिनेशन निकालते हैं तो यहाँ से आता है, और जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई निकालते हैं तो बेटा उसके लिए अपन कहाँ जाते हैं, उसके लिए अपन जाते हैं सेक्शन नंबर IGST का बता रहा हूँ मैं, 12, 13, क्या बोला मैंने, 12, 13, 14 के लिए अपन वहाँ पर जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है सर, ठीक है बेटा, हाँ सर ठीक है, ओके। तो प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए ये है, ओरिजिनेशन के लिए 285 होता है। मैंने थोड़ा ऑफ बीट जाकर आपको कुछ सेक्शंस यहाँ पर बता दिए बेटा, ठीक है। अब मैं इनको हटा देता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको बताया था। फिलहाल मैंने आपको क्या बताया कि 252 में गुड्स है, 2102 में सर्विस है। ये मेरा क्वेश्चन नहीं है बेटा, मेरा क्वेश्चन ये है कि द टर्म गुड्स एज डिफाइंड इन इतना डज नॉट इंक्लूड, गुड्स में क्या नहीं आता बेटा, मनी एंड सिक्योरिटी। सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया एक बार में बिना ऑप्शन देखे साहब, इतना सिंपल MCQ, मनी एंड सिक्योरिटी। चले आगे, चलो आगे बेटा। ग्रास आती है, मनी एंड सिक्योरिटी नहीं आती, एक्शनेबल क्लेम आता है, ग्रोइंग क्रॉप्स आती है, क्या नहीं आता बेटा, मनी एंड सिक्योरिटी। एकदम पप्पू क्वेश्चन, बोलो हाँ के ना, हाँ। अरे वाह, ये क्या आ रहा है बेटा, रामा लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है बेटा, सितंबर महीने की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है बेटा, कैलकुलेट द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ रामा लिमिटेड। ठीक है बेटा, इंट्रा स्टेट आउटवर्ड सप्लाई आएगी, आएगी, इंटर स्टेट एग्जेम्प्ट आउटवर्ड सप्लाई आएगी, आएगी, टर्नओवर ऑफ एक्सपेक्टेड गुड्स आएगा, आएगा, पेमेंट मेड, पेमेंट मेड बेटा ये इनवर्ड सप्लाई है। इनवर्ड सप्लाई कभी भी एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आएगी बेटा। टर्नओवर का मतलब होता है आउटवर्ड सप्लाई, जो मैंने दिया, जो मैंने लिया, वो कैसे मेरा टर्नओवर हो सकता है, सोच के देखो। तो एग्रीगेट टर्नओवर में सिर्फ क्या आता है बेटा, जो मैं देता हूँ, जो मैं लेता हूँ, वो एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं आता है। बोलो हाँ के ना, हाँ। सर उधर क्या देखते हो बार बार ऐसे करके, बेटा उधर सिस्टम लगा हुआ होता है, उसमें लाइट, वीडियो, ऑडियो, नोट्स, स्क्रीन, सारी चीज़ें दिखाता है, तो पता लग जाता है सब सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उधर कोई आंसर नहीं लिखा हुआ है ना, हाँ चलो बेटा। तो क्या बोला मैंने बेटा, 8 और 4 12 और 1 13, तो ये हो गया बेटा 13 लाख, और 13 लाख में अगर मैं 10 लाख और जोड़ दूंगा बेटा तो मेरा हो जाएगा 23 लैक्स। कितना हो जाएगा, 23 लैक्स। अरे मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो यार, है ना, मज़ा आ रहा है, आ जाओ। 23 लाख, 80,000 नहीं, हाँ C 23 लैक्स। डी कौन सा है, 18 लाख नहीं बेटा। सही ऑप्शन कौन सा है, मेरे सारे बच्चे बताएंगे। सही ऑप्शन है, जी हाँ, आप सभी के सामने 23 लैक्स। आप जीत गए कितने करोड़, जितने भी करोड़ आपकी इच्छा हो। चलो बेटा अगले क्वेश्चन पे चले, हाँ सर अगले क्वेश्चन पे चलो, बहुत हो गई नोटंकी। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, पी लिमिटेड हैज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। पी लिमिटेड का बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, अंडर द कंपनीज एक्ट इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। अच्छा, फ्रॉम वेयर इट ऑर्डिनरली कैरीज ऑन इट्स बिजनेस ऑफ टैक्सेबल गुड्स। ठीक है, मतलब रजिस्टर्ड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस मतलब RC में जो ऑफिस दिखा रखा है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट REG 06 के अंदर जो सर्टिफिकेट दिखा रखा है वो दिखा रखा है अपना स्टेट महाराष्ट्र। क्या दिखा रखा है, महाराष्ट्र। इट ऑल्सो हैज़ अ वेयर हाउस इन द स्टेट ऑफ तेलंगाना फॉर स्टोरिंग सेड गुड्स। वॉट विल बी द प्लेस ऑफ बिजनेस। बेटा अभी अभी समझा के आया हूँ, अभी अभी मैं अपने सारे प्यारे बच्चों को समझा कर आया हूँ। प्लेस ऑफ बिजनेस पीछे ही मैंने बोला था, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 85। बेटा इतने डिटेल में पढ़ना जरूरी है, बाकी लोग आंसर बोल के निकल जाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला, आप लोगों को लग रहा होगा सर आप मेरे को सेक्शन 2 भी पढ़ा रहे हो, क्लॉज की डेफिनेशन भी पढ़ा रहे हो, सेक्शन 2 का क्लॉज क्यों पढ़ा रहे हो, डेफिनेशन हमारी थोड़ी ना आती है। बेटा आती है, क्यों नहीं आती, कहाँ लिखा है बेटा आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। हर चैप्टर की स्टार्टिंग आप देखो, इंस्टीट्यूट का मैट देखो, स्टडी मैट, इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के अंदर हर चैप्टर स्टार्ट होता है, पहले आपको डेफिनेशन दे रखी होती है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दे रखा होता है।
क्यों दे रखी होती है डेफिनेशन? बिना डेफिनेशन के एक्ट नहीं पढ़ सकते साहब। आपको कहीं ना कहीं इंडेप्थनेस होना चाहिए पढ़ाई के अंदर, लॉ के अंदर, जीएसटी के अंदर। और बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लिंक करके पढ़ना पड़ेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा लिंक तो करना ही पड़ेगा। इसके अलावा जो समझने वाली बात है वो ये है बेटा कि आपको कहीं ना कहीं चीज़ों को याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे बिना बैकग्राउंड के सिर्फ आंसर मैं आपको लिखवा दूं और कहूँ बेटा इसको याद कर लो, काम नहीं चलेगा। अगर आपको यही नहीं ध्यान कि बेटा सपोर्टिंग सेक्शन कौन सा है तो दिक्कत है। मैं हमेशा मेरे बच्चे को, आप देखना मेरा कोई भी वीडियो उठा के देख लो बेटा, पूरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियो डाल रखे हैं, कहीं पर भी जहाँ मैंने जीएसटी पढ़ाया है मैंने कहीं पर भी बिना सपोर्टिंग सेक्शन के आंसर नहीं बताया। नहीं बताया साहब, नहीं बताया। मैंने पीछे हमेशा बेटा कोशिश करी कि मैं सपोर्टिंग सेक्शन, सपोर्टिंग रूल, यहां तक कि सब सेक्शन क्लॉज तक जाऊं और बच्चे को एग्जैक्ट रेफरेंस दूं कि बेटा यहां वो लिखा हुआ है और इसलिए बेटा मैं तेरे को ये आंसर बता रहा हूं। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? इसी तरीके से मैंने इसलिए बोला, मैंने आपको लग रहा होगा सेक्शन नंबर 2 पढ़ा रहे हैं सर, 285 में डेफिनेशन दे रखी है किसकी? प्लेस ऑफ बिजनेस की। और बेटा वहां पर लिखा हुआ है कि जहां से आप बिजनेस कैरी करते हो, जहां पर आप अपने गुड्स और अदर मटेरियल को स्टोर करते हो, आपका वेयर हाउस, आपका गोडाउन, जहां पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को कैप्ट करते हो, मतलब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रखते हो, वो भी आपका प्लेस ऑफ बिजनेस है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, आप जाके पढ़ो 285 को। प्लेस ऑफ बिजनेस की डेफिनेशन आपके मॉड्यूल में दे रखी, हाँ कि ना? हाँ सर, बात समझ में आ रही है? हाँ। तो बेटा अकॉर्डिंगली प्लेस ऑफ बिजनेस की बात कर रहे हैं तो बेटा महाराष्ट्र भी और तेलंगाना भी बेटा दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा, दोनों प्लेस ऑफ बिजनेस बनेगा। अगर मेरे से प्लेस ऑफ बिजनेस पूछेंगे मैं तो ये कहूँगा दोस्त महाराष्ट्र भी, क्योंकि महाराष्ट्र बेटा रजिस्टर्ड ऑफिस है, वहाँ से मैं अपना बिजनेस कैरी ऑन करता हूँ। और जो मेरा स्टोरेज है, वेयर हाउस, वो आता है बेटा कहाँ पर? तेलंगाना में। कहाँ पर बेटा? अरे बोलो, तेलंगाना में। बेटा मुस्कुरा कर पढ़ना चाहिए ना? हाँ सर, मुस्कुरा कर पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेनी। बेटा मैं भी बहुत टेंशन लेता था जब मैं सीए फाइनल में था। ऐसा होता था काफ़ी बार तो कि मैं रोने लग जाता था, मैं इतना डर जाता था कि मैं रोने लग जाता था। बट बेटा वो डर बहुत काम आता है, पता है? वो मैं रोता था ना तो मैं डर के मारे रोता था, तो मैं पढ़ता था, मैं और पढ़ता था, मैं और पढ़ता था, मैं जम के पढ़ता था। रात में 2-2, 3-3 बजे तक पढ़ता था, सुबह वापस 2 या 3 घंटे बाद वापस उठ जाता था, 3 से 4 घंटे सोता था बस। ये जो स्थिति है बेटा, नवंबर में एग्जाम है, सिर्फ 1 महीना बाकी है, लगभग सितंबर आपका खत्म हो गया। इस वक्त आपको खींच के पढ़ाई करनी है दोस्त। ये जितने लेक्चर डाल रहा हूँ सारे देखो, सबका बेनिफिट उठाओ, समझ रहे हो? मैं कहता हूँ स्पीड बढ़ा के देखो, मैं हमेशा कहता हूँ 1.5 पे देखो। बेटा मैं 1.5 पे बोल नहीं सकता, समझो बात को, इसलिए आपको 1.5 स्पीड करनी पड़ेगी। बट बेटा देखने से फायदा ये होगा कि जो पुराने कॉन्सेप्ट, 8 सब्जेक्ट है दोस्त, तो जो पुराने कॉन्सेप्ट दिमाग से निकल गए वो कहीं ना कहीं फटाफट रिवाइज हो जाएंगे। मेरे कॉन्सेप्ट बताने से, मेरे कॉन्सेप्ट समझाने से, डायग्राम बनाने से आपको रिकॉल हो जाएगा। खुद से रिकॉल नहीं करता बच्चा बेटा, क्योंकि वो ऑलरेडी बर्डन में होता है, तो उसको लगता है सुन लूंगा ना कान में ईयरफोन डालकर तो काम हो जाएगा मेरा। इसलिए मैं आपको सपोर्टिंग वीडियोस दे रहा हूँ, लेक्चर्स दे रहा हूँ, इसका पूरा फायदा उठाओ मेरे दोस्त, पूरा फायदा उठाओ, है ना? चलो चले, हाँ सर चलो। बेटा तेलंगाना हो चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे बोथ ए एंड बी हो, और चाहे आपका डी हो, बेटे टिक पहले से लगे हुए थे, ये मैंने नहीं लगाए, मैं इनको हटा देता हूँ। करेक्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने, जैसे कि मैंने बताया। अगर 285 में देखेंगे तो वहाँ पर क्या बोला बेटा? वहाँ पर बोला कि जो रजिस्टर्ड, जहाँ से आप अपना बिजनेस कैरी ऑन करते हो वो भी होता है, वेयर हाउस भी होता है, आपका गोडाउन भी होता है, जहाँ पर आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रखते हो बेटा, वो जगह भी आपकी प्लेस ऑफ बिजनेस कहलाती है। तो यहाँ पर तेलंगाना और महाराष्ट्र दोनों ही आपके क्या बनेंगे बेटा? प्लेस ऑफ बिजनेस बनेंगे। चलें सर? हाँ चलो। एन एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स, पीछे बेटा डी ऑप्शन क्या था? डी ऑप्शन था नीदर ए और बी, मतलब ए और बी दोनों ही नहीं है। ऐसा तो कैसे हो सकता है बेटा, है ना? चलो अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, एन एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स, एक एग्जाम सप्लाई में क्या आता है? मेरे बच्चे ऑप्शन आएगा ही नहीं बेटा, ऑप्शन आएगा ही नहीं। मेरे को बताओ एग्जाम सप्लाई कहाँ बता रखी है? 2 क्लॉज 47। बोलो, देखो मैं कह रहा हूँ ना, इतने सारे एमसीक्यू तो बेटा आपके डेफिनेशन से ही है। 2 क्लॉज 47, 3 चीज़ें बोली बेटा, ज़्यादा नहीं, 3 चीज़ें बोली। कितनी? 3 बेटा। जो एग्जेम्प्टेड नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट है, क्या बोला? जो एग्जेम्प्ट नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट है, जो नील रेटेड है, जो नील रेटेड है, और बेटा जो नॉन टैक्सेबल है, हैं? हाँ, एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। क्या बोला? एग्जेम्प्ट सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। तो बेटा ऑप्शन पे आ जाओ, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट्स नील रेट ऑफ टैक्स, ये रहा। नॉन टैक्सेबल सप्लाई, ये रहा। विच आर होली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 11, यानी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन,
यानी एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन के थ्रू एग्जेम्प्ट करना। मुझे बताओ बेटा, ये जो सेक्शन 6 है और ये जो सेक्शन 11 है, इसी पावर का इस्तेमाल करके ही तो 12/2017 आया है। इसी पावर का इस्तेमाल करके तो 12/2017 आया है। हाँ सर आया है। हाँ जी, ऑप्शन कौन सा बेटा? फर्स्ट सही है, सेकंड सही है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है? बेटा फर्स्ट सेकंड थर्ड सही है। ऑप्शन डी इज दी करेक्ट ऑप्शन। मेरा बच्चा बताएगा सही, उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। बेटा लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना है ना दोस्त, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ साहब आपकी मदद हो रही है, आपको मज़ा आ रहा है। लेक्चर देख के निकल मत जाना यार। एक मेरे हिसाब से क्या 30 सेकंड लगते हैं बेटा, 30 से 45 सेकंड लगते हैं अच्छा कमेंट करने में, है ना? तो बता ज़रूर देना। आ जाओ बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी? बेटा इनमें से कौन सी सर्विसेज जीएसटी में एग्जेम्प्ट है? आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। सर्विसेज बाय एन आर्टिस्ट बाय वे ऑफ परफॉर्मेंस इन क्लासिकल आर्ट फॉर्म्स ऑफ पेंटिंग, स्कल्पचर मेकिंग। ना 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 बेटा, वहां पर कुछ फोल्क डांस, म्यूजिक, थिएटर याद है? हाँ सर, वो तो कुछ ऐसा था, डांस, म्यूजिक और थिएटर की बात हो रही थी दोस्त। ये नहीं है दोस्त वो वाला पॉइंट, मुझे अच्छे से याद है। हाँ लेकिन बेटा वो मॉडर्न आर्ट नहीं होना चाहिए, वो क्लासिकल आर्ट होना चाहिए। ये गलत है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है। क्लासिकल आर्ट होना चाहिए। हाँ क्लासिकल आर्ट, फोल्क, फॉर्म्स ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर, बिल्कुल सही है। विद कंसिडरेशन देयर ऑफ एक्सीडिंग, नहीं 1.5 लाख तक, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख तक। यानी बेटा आपको ऑटोमेटिक पता लग गया होगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। बच्चा ही वही बेटा, नॉट एक्सीडिंग, बच्चा ही वही, 1.5 लाख से ज़्यादा नहीं, 1.5 लाख तक। और होना क्या चाहिए? फोल्क और क्लासिकल आर्ट ऑफ म्यूजिक, डांस और थिएटर। बेटा MDT क्या बोलते हैं? म्यूजिक, डांस और थिएटर, MDT। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। सर ये कहाँ है? सर ये कहाँ है? बेटा एक ये एंट्री है, और किसकी एंट्री है? वही बेटा अपना पुराना नोटिफिकेशन 12/2017। आप ये देखो कि इस 62 MCQs के अंदर 62 या शायद 63 MCQs अपने पास, इन 63 MCQs के अंदर बेटा मेजर MCQs आपके एग्जामिशन वाले चैप्टर से ही आए हैं। तो ये सोचना कि एग्जामिशन वाला चैप्टर बेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, बेवकूफ़ी है। ठीक है, तो जो टीचर कहते हैं बेटा कि इंटर लेवल पर नहीं आता है, मेरे हिसाब से ये गलत बात है। इंटर लेवल पर बिल्कुल आता है और इन डिटेल मैनर में आता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू। बेटा किस कहाँ? अच्छा ये फिर से देखो एग्जामिशन से, आर एग्जाम फ्रॉम जीएस। कहाँ कहाँ एडमिशन पर, कहाँ कहाँ एडमिशन पर आपको एग्जामिशन मिल जाएगी? फिर से वही 12/2017, फिर से वही एग्जामिशन नोटिफिकेशन वाला पॉइंट यहाँ पर कवर हो रहा है। और जहाँ तक मुझे ध्यान है बेटा म्यूजियम वगैरह कुछ कर ऐसा है। हाँ देखा, म्यूजियम, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व और अनरिकॉग्नाइज्ड स्पोर्टिंग इवेंट। सारे बच्चे चिल्ला कर बोल रहे हैं सर इन तीनों के अंदर एग्जामिशन मिल जाएगी, इसमें नहीं मिलेगी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो बेटा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन डी। हाँ क्या ना? हाँ सर। अगले क्वेश्चन पे चले। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 30, डिस्काउंट गिवन आफ्टर सप्लाई इज डिडक्टेड है, आफ्टर द सप्लाई इज डिडक्टेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई इफ। मैं समझाता हूँ आपको, एक सेकंड दो, मेरे को टाइम दो। लो आ जाओ बेटा, मैं इसको समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझना। ये क्या बोल रहा है पहले इसको देखो। ये बोल रहा है बेटा कि जो डिस्काउंट है ना बेटा, जो डिस्काउंट वो कब सप्लाई होने के बाद भी लेस करा जाएगा है। मतलब ये कि इसके लिए बेटा अपन को डिस्काउंट को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा समझना पड़ेगा। बेटा मिस्टर ए ने मिस्टर बी को, मिस्टर MM को, किसको? आपके MM सर को बेटा क्या बेचा? मैं कहूँगा एक मशीन बेची। क्या बेचा बेटा? मशीन। ठीक है सर। और इसकी कॉस्ट बेटा मानो 1000 रुपीज़ थी। कितनी थी? बोलो 1000 रुपीज़ थी। बेटा प्रॉब्लम हो गई अपने साथ, चला गया सब कुछ लिखा हुआ है। हाँ अरे यार ये ऐसा वापस नहीं होना चाहिए दोस्त। हाँ अगर वापस हो गया मैं नहीं पढ़ाऊँगा। चलो डिस्काउंट की बात चल रही है बेटा। मेरे पास मिस्टर ए है और सामने कौन है बेटा? सामने मिस्टर MM है, यानी कि मधुसूदन मिश्रा, MM सर। कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बेटा गुड्स सोल्ड किया। क्या सोल्ड किया बेटा? गुड्स सोल्ड किया, कोई दिक्कत नहीं। और उसकी वैल्यू कितनी थी बेटा? 1 लाख। ठीक है, कितनी थी? 1 लाख। ओके, अब इसमें 2 चीज़ें होती है बेटा डिस्काउंट में, कि या तो डिस्काउंट हाथों हाथ दे दिया जाएगा, मतलब बेटा जो 1 लाख का इन्वॉइस बनेगा ना, वो इन्वॉइस बेटा ग्रॉस होगा है। हाँ,
और उसमें से माइनस डिस्काउंट करके, देखो इनवॉइस के अंदर ही बता दिया मैंने, इनवॉइस के अंदर ही मैंने शो कर दिया कि साहब 20,000 का डिस्काउंट। तो मेरे को चीज़ कितनी की पड़ गई बेटा, 80,000 की। एक डिस्काउंट तो बेटा ये डिस्काउंट होता है जिसको जीएसटी में कंसीडर करा जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 3 क्लॉज बताओ आप ए। सेक्शन नंबर 15 वैल्यू ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूँ, सब सेक्शन नंबर 3 जो डिस्काउंट का है उसका क्लॉज ए। एट द टाइम ऑफ मेकिंग द सप्लाई अगर डिस्काउंट आप दे देते हो तो वो माइनस किया जाएगा। यानी बेटा जीएसटी लगेगा सिर्फ और सिर्फ कितने पर, 80,000 पर। जीएसटी लगेगा बेटा सिर्फ और सिर्फ कितने पर, 80,000 पर। कोई दिक्कत नहीं बेटा। केस नंबर 2 ये था केस नंबर 1। अब मैं आपको समझा रहा हूँ बेटा यहाँ पर केस नंबर 2, मेरी बात को ध्यान से सुनना। वापस सेम टू सेम सिचुएशन है बेटा। इस बार फिर से गुड्स बिका 1 लाख का, लेकिन बेटा इस बार इन्होंने बोला कि अगर आपने पेमेंट 1 महीने के अंदर कर दिया, विद इन 1 मंथ, क्या बोला, विद इन 1 मंथ अगर आपने पेमेंट कर दिया मेरे दोस्त, क्या कर दिया, विद इन 1 मंथ अगर आपने पेमेंट कर दिया। सर ये क्या हो गया, चला गया। तो मैं बस ये समझा रहा हूँ कि अगर आपने विद इन 1 मंथ पेमेंट कर दिया, हाँ, वैल्यू कितनी थी बेटा, 1 लाख रुपए, तो आपको 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा। ये कैश डिस्काउंट बेटा, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है कैश डिस्काउंट। मैं कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर बेटा ये कंडीशन सेल होते वक्त कॉन्ट्रैक्ट में थी कि डिस्काउंट देंगे। पहली चीज, पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 बेटा, एट द टाइम ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई, एट द टाइम ऑफ सप्लाई क्या होना चाहिए बेटा, एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट फॉर डिस्काउंट, एग्रीमेंट फॉर डिस्काउंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। कंडीशन नंबर 1 यही है कि जिस वक्त माल बिक रहा है बेटा उसी वक्त डिसाइड हुआ हो। बाद में अचानक से आप कह रहे हो कि बेटा डिस्काउंट ले लो, उसके लिए क्रेडिट नोट और डेबिट नोट होता है बेटा, वो डिस्काउंट नहीं कहला पाएगा, समझ लो। बाद में अगर वैल्यू चेंज करनी है आपको, सप्लाई होने के बाद आप कह रहे हो डिस्काउंट दिया, वो डिस्काउंट जीएसटी में डिस्काउंट मान्य नहीं है। अगर सप्लाई होने के बाद अगर आपको डिस्काउंट लेस करवाना है तो 3 कंडीशन आपको फुलफिल करानी पड़ेगी। पहली कंडीशन बेटा कि एग्रीमेंट में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई करते वक्त ही वादा करा है कि हाँ आगे डिस्काउंट मिलेगा अगर सर्टेन कंडीशन फुलफिल होती है तो। अगर कोई कंडीशन, जैसे 1 महीने में पेमेंट कर दिया, ये 1000 यूनिट से ज़्यादा खरीदोगे, साल भर में अगर आपने मेरे से 1000 यूनिट से ऊपर खरीद ली तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा, ऐसा नहीं होता क्या कि साहब आपके मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया साहब, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि अगर आप मेरे से 500 यूनिट्स या 1000 यूनिट से ऊपर माल खरीदोगे तो मैं आपको डिस्काउंट दूंगा। और इनवॉइस वाइज सेकंड नंबर कंडीशन होती है बेटा, इनवॉइस वाइज डिस्काउंट हवा हवाई नहीं होना चाहिए कि साहब 500 रुपये का डिस्काउंट लो, एग्रीगेट डिस्काउंट नहीं, इनवॉइस वाइज। ये जो माल खरीदा इस पे इतना, ये जो माल खरीदा इस पे इतना, ये जो माल खरीदा इस पे इतना, हर इनवॉइस पर अलग अलग डिस्काउंट बताना पड़ेगा, यानी इनवॉइस वाइज। बोलो कि हाँ कि ना, हाँ सर, इनवॉइस वाइज। और बेटा तीसरा होता है कि जो रेसिपिएंट अंकल है ना उनको अपना आईटीसी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखो ओरिजिनल वैल्यू तो 1 लाख की थी ना बेटा। अब जैसे फॉर एग्जांपल 1 अप्रैल को माल बेचा बेटा मैंने, तो 1 अप्रैल को 1 लाख पे टैक्स लग गया होगा। हाँ फॉर एग्जांपल 18% अगर जीएसटी का रेट है तो 18,000 जीएसटी लग गया कि नहीं लगा, सर लग गया। यानी बेटा मैं यानी रेसिपिएंट अंकल आईटीसी लेके बैठे होंगे क्या 18,000 की, हाँ। लेकिन बाद में जब आपने कहा नहीं साहब 20,000 का डिस्काउंट हो गया, तो बेटा एक्चुअल में वैल्यू कितनी रह गई, एक्चुअल में वैल्यू तो 80,000 ही रह गई ना, एक्चुअल में वैल्यू तो 80,000 ही रह गई। हाँ सर, तो बेटा जो वैल्यू 80,000 रह गई तो जीएसटी 18,000 पे 18% से लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, बोलो। हाँ सर, वैल्यू इतना ही लगना चाहिए। कैलसी है मेरे पास 80,000 पर 18%, 14,400 बेटा, 14,400। यानी बेटा क्रेडिट मिलनी कितनी चाहिए थी रेसिपिएंट अंकल को, आईटीसी मिलना कितना चाहिए 14,400। तो बेटा जो डिफरेंस है 36,000 का, 3600 का, सॉरी 3600 का बेटा, 3600 का आईटीसी जो है वो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। किसको, रेसिपिएंट अंकल को। ये है बेटा आपकी कंडीशन नंबर 3 कि रेसिपिएंट इज रिक्वायर्ड टू रिवर्स द प्रोपोर्शनेट क्रेडिट। आप उतना क्रेडिट छोड़ो, ऑटोमेटिकली सप्लायर की उतनी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी
तभी आपको 80,000 यानी डिस्काउंट अवेलेबल होगा, यानी तभी 80,000 रुपये जीएसटी लगेगा। अदरवाइज तीनों में से अगर एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई मेरे दोस्त, तो पूरा का पूरा 1 लाख पर जीएसटी देकर आपको चलना पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ सर, बिल्कुल आपकी बात मुझे समझ में आ गई। अब चलो बेटा, आप कहाँ पे? क्वेश्चन के ऊपर। और अब मैं आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन यही पूछा है बेटा कि कब कब डिस्काउंट मिलेगा। सच डिस्काउंट इज गिवन एज पर द एग्रीमेंट एंटर्ड एट और बिफोर द सप्लाई, यानी बेटा सप्लाई होते वक्त या सप्लाई होने से पहले। पहली कंडीशन ये होनी चाहिए, बिल्कुल सही जवाब। दूसरा जवाब है मेरा बच्चा, सच डिस्काउंट इज लिंक्ड टू द रेलिवेंट इनवॉइसेस। देखो मैंने कहा था ना कि साहब अगर आप फॉर एग्जांपल 500 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हो तो 500 रुपये में कौन सा डिस्काउंट किस इनवॉइस से रिलेटेड है, वो हर चीज़ आपको बतानी पड़ेगी। कि साहब 100 रुपये इनवॉइस नंबर 20 का, और 150 रुपये इनवॉइस नंबर 22 का, और फिर 150 रुपये इनवॉइस नंबर 26 का, और फिर 50 रुपये इनवॉइस नंबर 28 का, और फिर 50 रुपये इनवॉइस नंबर 37 का। ये कितना हो गया? 300, 400, 400, 500, 500। तो बेटा इस तरीके से, किस तरीके से? इस तरीके से कहीं ना कहीं आपको बताकर चलना पड़ेगा। इनवॉइस वाइज आपको डिस्काउंट टैली कराना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 500 बोलकर नहीं निकल सकते। और तीसरी चीज़ है मेरे बच्चा, प्रोपोर्शनेट इनपुट टैक्स क्रेडिट इज रिवर्स्ड बाय, कहा ना मैंने अभी अपना एग्जांपल देखा था ना अपन ने, याद आया? 14,400 बन रहा था, लेकर 18,000 बैठा था। तो जो प्रोपोर्शनेट यानी जो डिफरेंस आईटीसी है वो सामने वाले को क्या करना पड़ेगा बेटा? रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा। बोलो आई होप बेटा माथे में उतर गया होगा, आपके दिमाग में, जहन में घुस गई होगी ये बात। ठीक है, अब आप गलती कर ही नहीं सकते डिस्काउंट के अंदर बेटा। डिस्काउंट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया, डिस्काउंट मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया। ये देखो बेटा रेफरेंस, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 3 क्लॉज बी। तो क्लॉज ए है बेटा, एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर दे देते हो, वहीं माइनस कर देते हो तो दिक्कत नहीं, बट आफ्टर सप्लाई अगर करते हो तो क्लॉज बी में तीनों कंडीशन फुलफिल आपको करके चलनी पड़ेगी। तो आंसर कौन सा करेक्ट है बेटा? आंसर करेक्ट है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीनों की तीनों, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें सर? हाँ, आगे आ रहा है मेरे बच्चा, मेरा प्यारा बच्चा, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोल रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस टैक्स पेयर नीड्स टू रिवर्स द क्रेडिट ऑलरेडी टेकन। बेटा कौन सी सिचुएशन के अंदर टैक्स पेयर को अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा? बताओ कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर टैक्स पेयर नीड्स टू रिवर्स द क्रेडिट ऑलरेडी टेकन? सर बात समझ में नहीं आई। बात यह है बेटा कि देखो मिस्टर ए ने गुड्स सोल्ड करा, फिर से ठीक है, एक एग्जांपल ले लो, किसको बेटा? एमएम को, एमएम सर को। अब एमएम सर को जो गुड्स बेटा सोल्ड करा मेरे भाई, वो गुड्स था फॉर एग्जांपल बेटा 10,000 रुपीज़ का। हाँ, 10,000 रुपीज़ बेटा 18% जीएसटी का रेट था, तो कितना हो गया बेटा? 1800। कितना हो गया? 1800। बोलो हाँ कि ना? हाँ है, 1800 ही तो होगा। क्यों डरा रहे हो यार मेरे को? इतनी तो मेरे को भी मैथमेटिक्स आती है साहब, लो चेक करा देता हूँ। कौन बोल रहा है साहब 1800 नहीं होगा? मार खाओगे। 1800 होगा, ठीक है। हाँ सर। और मेरे दोस्त ये जो जीएसटी है इसका क्रेडिट में लूँगा कि नहीं लूँगा? एमएम सर? हाँ सर, एमएम सर इसका क्रेडिट बुक करेंगे, यानी इसका आईटीसी लेंगे बेटा, क्योंकि मैंने ये टैक्स पे करा है। जो जीएसटी मैं पे करूँगा उसका क्रेडिट में लूँगा, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड हूँ। कोई दिक्कत हो तो बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो बेटा, अगर मैंने कोई भी गड़बड़ करी, कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करी, कौन सी बेटा? जो सेक्शन नंबर 16 में दे रखी है, क्योंकि क्रेडिट बुक करने के लिए वही एक सेक्शन है जहाँ पर सारी कंडीशन आपको मिलती है। तो बेटा मैं बोलता हूँ सेक्शन नंबर 16 रीड विद, क्या बोलेंगे? रीड विद सेक्शन नंबर 16 रीड विद रूल 36, रीड विद रूल 36। अरे यार फिर चला गया, कोई बात नहीं। क्या बोला? सेक्शन नंबर 16 रीड विद रूल 36। यहाँ पर बेटा सारी की सारी कंडीशंस दे रखी है बेटा। इन कंडीशंस में से अगर कोई भी कंडीशन, कितनी कंडीशन बेटा? कम से कम 12 कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस हैं? 12। इन 12 कंडीशन में से एक भी कंडीशन बेटा आपकी फुलफिल अगर नहीं होती है तो आपको जो क्रेडिट आपने बुक कर रखा है बेटा वो रिवर्स करना पड़ता है, यानी छोड़ना पड़ता है। और वही लिखा हुआ है देखो, टैक्स पेयर नीड्स टू रिवर्स द क्रेडिट ऑलरेडी टेकन। कब? तो वो अपन को ऑप्शन देखने पड़ेंगे दोस्त। इफ पेमेंट इज नॉट मेड टू द सप्लायर विद इन 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। अगर डेट ऑफ इनवॉइस से 45 दिन के अंदर, बेटा बकवास बात है, 180 दिन, आप सब जानते हो ये कॉन्सेप्ट, आप सबने पढ़ रखा है, धाप धाप के पढ़ रखा है बेटा। कॉन्सेप्ट 180 दिन का है। क्या बोला मैंने? कॉन्सेप्ट 180 दिन का है। बताओ है कि नहीं है साहब? 180 दिन। हाँ,
उसके बाद है बेटा 90 दिन, उसके बाद है 180 दिन और उसके बाद है 1 साल। बेटा ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर सी सही है। और रेफरेंस के लिए बेटा आप लिख सकते हो सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 का सेकंड प्रोवाइजो। क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 का सेकंड प्रोवाइजो। सब सेक्शन नंबर 3 डेप्रिसिएशन की बात करता है और सब सेक्शन नंबर 4 टाइम लिमिट की बात करता है। तो सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन नंबर 2 का जो सेकंड प्रोवाइजो है बेटा वो 180 दिन की बात करता है। सर समझाओ पहले, हमको समझ में नहीं आया ये 180 दिन क्या है। इधर आओ बेटा। हमने कहा कि ए ने जब एमएम को गुड्स बेचा, ए ने जब एमएम को गुड्स बेचा तो एमएम को इसका पेमेंट जो फॉर एग्जांपल 10,000 बोला ना मैंने, ये 10,000 रुपये प्लस टैक्स बेटा विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, विद इन 180 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस आपको देकर चलना पड़ेगा। अगर आप नहीं देते हो तो बेटा 121वें दिन, किस दिन? 181st डे आपको अपना क्रेडिट जिस भी महीने में फॉल कर रहा होगा उस महीने का जो आप GSTR 3B फाइल करोगे उस 3B के अंदर आपको अपने क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा। यानी बेटा इस पे जो 18% टैक्स लगाया था और वो 1800 रुपये बना था, ये 1800 रुपये आपको छोड़ने पड़ेंगे, रिवर्स करने पड़ेंगे 181st डे पर। अब वो 181st डे कौन से महीने में आ रहा है वो आप देख सकते हो। तो उस महीने का GSTR जब फाइल करो 3B तो उसमें इसको रिवर्स कर देना। फिर सर वापस अवेल कर सकते हैं क्या? हाँ बेटा वापस अवेल कर सकते हो। जब पेमेंट करते जाओ, जैसे जैसे पेमेंट करते जाओ वैसे वैसे अवेल करते जाना। जैसे 10,000 में से अगर 5,000 का आपने पेमेंट कर दिया तो 5,000 पे कितना टैक्स बनता है आप देख लो। फॉर एग्जाम्पल 5,000 पे 18%, तो बेटा 5,000 पे 18% होता है आपके पास में 900 रुपये। कितना? 900 रुपये। तो ये देखो जैसे मैंने पेमेंट करा कितने का? 5,000 का। तो 5,000 पे 18% से कितना बना? 900। तो 900 आप अवेल कर लो। अच्छा समझ में आ गया सर। पहले तो पूरा छोड़ना पड़ेगा, 181st डे पर पूरा छोड़ना पड़ेगा। ये प्रपोर्शनेट मतलब कहने का मतलब जितना पेमेंट कर दिया, जितना पेमेंट नहीं करा उस पर जितना टैक्स बनता है उतना क्रेडिट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। और फिर बाद में जैसे जैसे आप 180 मतलब 181st डे के बाद जैसे जैसे आप पेमेंट करोगे वैसे वैसे क्रेडिट आपको मिलता चला जाएगा। तो बेटा जैसे फॉर एग्जांपल दूसरा पेमेंट आपने फिर कर दिया 3,000 का, तो 3,000 का 18% निकाल लो। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी बेटा 540 रुपीज़, तो 540 का वापस से आपको क्रेडिट मिल जाएगा ऐसे करके। ठीक है, हाँ सर समझ में आ गई बात। तो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेटा ये कहाँ है? बेटा मैंने आपको बताया सेकंड प्रोवाइजो में। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब बेटा यहाँ तो मैं कुछ भी नहीं समझा सकता बिना क्वेश्चन देखे, है ना। यहाँ पर बिना क्वेश्चन देखे बेटा मैं कुछ भी नहीं समझा सकता। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुझे क्वेश्चन देखना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे से बोल रहा है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो कोई ना कोई ऑप्शन होगा बेटा और वो ऑप्शन देखना पड़ेगा। सिर्फ क्वेश्चन देखकर अपन कोई सेक्शन डिस्कस नहीं कर सकते। रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST SGST एक्ट shall be deemed to be revocation of cancellation of registration under the SGST और CGST एक्ट। क्या बोला? सेक्शन नंबर 30 लग रहा है बेटा, यहाँ पे रिवोकेशन की बात हो रही है। अगला है बेटा कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन अंडर CGST SGST एक्ट shall be deemed to be a cancellation of registration under the SGST CGST एक्ट। ठीक है, मैं समझाऊंगा आपको, टेंशन मत लो आप। ठीक है, अभी आप केवल पढ़ो। Revocation of cancellation of registration shall not be deemed to be revocation of cancellation of registration under the following act, or cancellation of registration under CGST SGST act shall not be deemed to be a cancellation of registration। एक ऑफ को काट दो बेटा, दो ऑफ आ गए यहाँ पर, अंडर दी SGST और CGST एक्ट। तो बेटा एक बार डिफरेंस नोट करो, सारे ऑप्शंस के अंदर डिफरेंस क्या है। बेटा यहाँ पर था शैल बी डीम्ड, यहाँ पर है बेटा शैल नॉट बी, और यहाँ पर भी है बेटा शैल नॉट बी। ये है डिफरेंस। तो दो ऑप्शन एक जैसे हैं, दो ऑप्शन एक जैसे हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। दो ऑप्शन एक जैसे हैं, दो ऑप्शन एक जैसे हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं मुद्दे की बात को। बेटा एक बात बताओ, अगर आपने एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो नहीं करा, क्या बोला मैंने? अगर आपने एक्ट के प्रोविजंस के साथ क्या नहीं करा बेटा, कंप्लाई नहीं करा, तो बेटा आपका रजिस्ट्रेशन सेक्शन नंबर 29 में कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे बोलो? कैंसिल कर देंगे। अरे यार चलो मैं यही समझाता हूँ आपको, फिर वहाँ लिखने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अगर आपने सेक्शन नंबर 29, हाँ अरे सर मिटाने के लिए रबड़ लेना होता है। ठीक है मुझे याद आ गया, आ जाओ। सेक्शन नंबर
29 की बेटा अगर आपने जो प्रोविजन है उनको कंप्लाई नहीं करा और एक्ट के जैसे एंटी प्रॉफिटियरिंग आपने करा, तो आप नेशनल एंटी प्रॉफिटियरिंग कमेटी आपको पकड़ लेगी बेटा, वहाँ रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल हो सकता है। अगर आपने जैसे जो टाइम लिमिट दे रखी है उस टाइम लिमिट के अंदर अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं करें, समझ रहे हो, 2 रिटर्न 3 रिटर्न, वो सब सेक्शन 29 में लिखा हुआ है, बड़ा सेक्शन है, तो बेटा आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। मेरी मुद्दे की बात यहाँ पर कैंसिलेशन की नहीं है बेटा, मेरे मुद्दे की बात यह है कि अगर सेंट्रल टैक्स के ऑफिसर ने आपको पकड़ लिया, किसके टैक्स के ऑफिसर ने, सेंट्रल टैक्स के ऑफिसर ने अगर आपको पकड़ लिया और आपका रजिस्ट्रेशन बेटा कैंसिल कर दिया, तो बेटा ये रजिस्ट्रेशन जो कैंसिल है ये कैंसिल माना जाएगा SGST के अंदर भी और IGST के अंदर भी और UTGST के अंदर भी हैं। हाँ, यही समझा रहा हूँ मैं आपको बेटा, यही समझा रहा हूँ। क्या समझा रहा हूँ कि एक एक्ट के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल CGST या SGST में आपका अगर रिवोकेशन हो गया मतलब पहले कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं हम, कैंसिलेशन हो गया बेटा, तो अकॉर्डिंगली वो उल्टा देखो, उल्टा यानी SGST और CGST में भी क्या माना जाएगा, कैंसिल्ड माना जाएगा। और अगर रिवोकेशन आपका अगर एक एक्ट में हो गया बेटा, तो दूसरे एक्ट के अंदर भी वो रिवोकेशन माना जाएगा। बेटा सिंपल सी बात है कि अगर एक कार के एक दरवाजे से बैठ सकते हैं तो दूसरे दरवाजे से भी बैठ सकते हैं। बेटा CGST बोलो चाहे SGST बोलो चाहे IGST बोलो, है तो बेटा GST, है तो इंडिया के अंदर एक ही टैक्स का सिस्टम जिसको अपन प्यार से बोलते हैं GST। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी मेरे भाई कि चाहे C में रजिस्ट्रेशन कराओ तो S में रजिस्ट्रेशन माना जाता है, I में रजिस्ट्रेशन माना जाता है। उसी तरीके से C में कैंसिल हुआ तो S में भी कैंसिल माना जाएगा और I में भी कैंसिल माना जाएगा। उसी तरीके से अगर C में रिवोकेशन हुआ तो S में भी रिवोकेशन माना जाएगा और I में भी रिवोकेशन माना जाएगा। आगे ना, हाँ बेटा सपोर्ट सेक्शन आपके पास यहाँ 29(4) और 33 आता है। तो रिवोकेशन के लिए जो 30 है उसका सब सेक्शन नंबर 3 देखना है, और कैंसिलेशन की जो सेक्शन नंबर 29 है बेटा उसके लिए आपको सब सेक्शन 4 देखना है। आई होप बेटा आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर अपन ऑप्शन की बात करें बेटा, तो ऑप्शन कौन सा सही है, फर्स्ट और सेकंड, यानी ऑप्शन A इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 32 भी हमने कंप्लीट कर लिया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, दैट इज योर क्वेश्चन नंबर 33। इफ द गुड्स आर रिसीव्ड इन लॉट्स और इंस्टॉलमेंट, बेटा लॉट्स और इंस्टॉलमेंट में गुड्स रिसीव होता है तो आपको सबको पता होगा सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइजो। यहाँ पर बेटा मैं क्वेश्चन देखते ही खुद ब खुद प्रोविजन डिस्कस कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है लॉट्स और इंस्टॉलमेंट की बात कहाँ होती है, सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 के बेटा फर्स्ट प्रोवाइजो में होती है। कहाँ होती है, फर्स्ट प्रोवाइजो में। सेकंड प्रोवाइजो में 180 दिन की बात होती है। तो बेटा वहाँ क्या लिखा हुआ है, वहाँ लिखा हुआ है बेटा ITC बुक करा जा सकता है अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो गई है, अगर लास्ट इंस्टॉलमेंट आपको रिसीव हो गई है। सर ये इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है बेटा, सेमी नॉकडाउन गुड्स और कंप्लीट नॉकडाउन गुड्स, CKD SKD, कंप्लीट नॉकडाउन और सेमी नॉकडाउन। मतलब ये बेटा कि एक बहुत बड़ी मशीन है तो बेटा उसके अलग अलग पार्ट्स निकालते हैं और अलग अलग पार्ट्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है अलग अलग गाड़ी के अंदर। तो जब तक आखिरी पार्ट आपको रिसीव नहीं हो जाता, आप उस पूरी मशीन की वैल्यू पर जो GST पे कर कर आए हैं उसका क्रेडिट बुक नहीं कर पाएंगे। यानी बेटा उस डेट को, जिस डेट को आपको ये लास्ट लॉट रिसीव होगा, उस ही डेट को जो भी मंथ आ रहा होगा उस मंथ के GSTR 3B के अंदर आप अपना क्रेडिट बुक कर सकते हैं। उससे पहले आप अपना क्रेडिट बुक नहीं कर सकते। ऑप्शन देखें, हाँ सर, 50% ऑफ ITC कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। ये बकवास बात है बेटा, कोई फर्स्ट इंस्टॉलमेंट नहीं है बेटा, सारा का सारा ITC आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट पे ही मिलेगा। ITC कैन बी अवेल्ड अपॉन रिसिप्ट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। 100% ITC कैन बी टेकन ऑन रिसिप्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। भूल जाओ बेटा, गवर्नमेंट इतनी अच्छी है ही नहीं कि पहली इंस्टॉलमेंट पे आपको पूरा क्रेडिट दे देगी, इतनी अच्छी गवर्नमेंट है ही नहीं। गवर्नमेंट ने बोला हुआ बेटा 16(2) के अंदर कि ITC तभी रिसीव अवेल किया जा सकता है, बुक किया जा सकता है जब आपको गुड्स और सर्विसेज रिसीव हो गए हों। क्या हो गए हो, रिसीव। और यहाँ पर रिसीव से मतलब है बेटा पूरा का पूरा रिसीव, यानी लास्ट इंस्टॉलमेंट। और अगला ऑप्शन है बेटा डी, प्रोपोर्शनेट ITC अवेल्ड। बेटा प्रोपोर्शनेट का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं है, यानी पूरा का पूरा ITC आपको एक साथ ही बुक करना पड़ेगा लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने पर। तो करेक्ट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। मैंने बताया बेटा सेक्शन नंबर 16 सब सेक्शन नंबर 2 का फर्स्ट प्रोवाइजर। वहाँ पर हमने एक और चीज़ डिस्कस करी कि जो कॉमन सेंस की बात है वो ये है बेटा कि सेक्शन 16(2) वैसे भी बोलता है कि गुड्स और सर्विस रिसीव हो जाने पर। अब अगर कोई गुड्स ऐसा है जो अलग अलग पार्ट्स में मेरे पास में आ रहा है बेटा, तो जब तक उसका लास्ट पार्ट पूरा मेरे पास नहीं आ जाता तब तक ये नहीं माना जाएगा
कि मेरे पास गुड्स रिसीव हो गया, और जब तक ये नहीं माना जाएगा कि मेरे पास गुड्स रिसीव हो गया मेरे भाई, मैं कैसे क्रेडिट बुक कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट आने पर ही आप क्रेडिट बुक कर सकते हो। इसी के साथ बेटा आपका आ रहा है क्वेश्चन नंबर 34। फॉर बैंकिंग कंपनीज यूजिंग इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज पार्शली फॉर टैक्सेबल सप्लाई एंड पार्शली फॉर एग्जाम सप्लाई, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? बेटा बैंकिंग कंपनी के लिए अगर इनपुट और इनपुट सर्विस कुछ अगर टैक्सेबल में काम में आ रहा है और कुछ अगर एग्जाम्प्ट में काम में आ रहा है, इतना पढ़ते ही बेटा आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, ठक ऐसे बड़े होकर खड़े हो जाने चाहिए। हैं, ये सुना सुना लग रहा है भाई, ये कहाँ कहाँ सुना लग रहा है? बैंकिंग कंपनी की बात तो हुई है भैया, टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई में अगर यूज कर रहे हैं तो बैंकिंग की बात तो हुई है। बेटा 17 सेक्शन और सब सेक्शन 4, क्या बोला मैंने? सेक्शन नंबर 17 और सब सेक्शन नंबर 4, बिल्कुल सही पकड़े दोस्त। जहां पर लिखा हुआ है, आपको ऑप्शन दिया कि या तो आप नॉर्मल रूल 42 43 लगाकर उसे डिस्ट्रीब्यूट करो अकॉर्डिंगली और बुक करो, और अगर आपको वो झंझट नहीं चाहिए तो 50% सीधा 50% आप अवेल कर सकते हो। तो दोनों में से जो ऑप्शन आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हो। या तो कानून के हिसाब से चल लो, या हम आपको फ्लैट डिस्काउंट दे रहे हैं 50% का। 50% आईटीसी बुक करो और झंझट छोड़ो। बोलो हाँ कि ना? हाँ साहब। ITC shall be compulsory restricted to credit attributable to taxable supplies। बेटा ऐसा कंपल्सरली तो नहीं है, कंपल्सरली तो नहीं है, ऑप्शन है आपके पास में। 50% of eligible ITC on inputs and capital goods shall be mandatorily taken and the rest shall lapse। बैंकिंग कंपनी कैन चूज टू एक्सरसाइज ईदर ऑप्शन। हाँ ये सही है, ऑप्शन सी सही है बेटा, ऑप्शन बी भी सही नहीं है, क्योंकि मैंडेटरली तो नहीं ले सकते ना दोस्त, मैंडेटरली नहीं। ऑप्शन है कि आप चाहो तो बेटा रेस्ट्रिक्ट करवा लो, यानी लॉ को फॉलो कर लो, और आप चाहो तो 50% ले लो। इन दोनों में ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोला मैंने? ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन डी क्या है? ITC शैल बी कंपल्सरली रेस्ट्रिक्टेड जीरो। नहीं बेटा ये गलत है, मैंने अभी बताया ना आपको, दोनों में से ऑप्शन है। देखो जो नॉर्मल है, जो सबके लिए है, वो बैंकिंग कंपनी के लिए भी है, लेकिन बैंकिंग कंपनी को एक ऑप्शन ज़्यादा दे दिया, क्योंकि बेटा वो बहुत सारी सर्विसेज देती है, एक दो सर्विस नहीं, बहुत सारी सर्विस। अब आप सोचो इतनी सारी सर्विस का टर्नओवर निकाल कर प्रोपोर्शनेट करने में कितनी प्रॉब्लम होगी, इसलिए उन्हें एक फ्लैट ऑप्शन दे दिया सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 में, एक प्रोवाइजो डाला और बोला ले लो ऑप्शन 50% फ्लैट डिस्काउंट, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। ठीक है, ठीक है। कहाँ जाके पढ़ें सर? यहाँ जाके पढ़ो, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4, अगर आपको उसको फर्दर स्टडी करना है तो डिटेल के अंदर। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 35। क्या बोल रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 35? क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि सप्लाई टैक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन, डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन। बेटा इससे डेप्रिसिएशन से रिलेटेड बात अगर आपको दिखाई देती है तो आपको चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए सर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 3, चिल्ला चिल्ला कर सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 3, सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन नंबर 3, जहाँ क्या बोला हुआ है कि बेटा या तो आप डेप्रिसिएशन के ऊपर इनकम टैक्स का बेनिफिट ले लो, यानी टैक्स बेनिफिट ले लो। या तो आप डेप्रिसिएशन पे टैक्स बेनिफिट ले लो या फिर ना लो, मतलब उस पे जो ITC है वो अवेल कर लो। तो दो ही चीज़ें हैं, या तो आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले लो या फिर आप ITC ले लो। बोलो हाँ साहब, समझ में आ गई बात? दोनों में से एक ही कर सकते हो। तो वो यही बोल रहा है कि सप्लाई टैक्स डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन GST कॉम्पोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। सर एग्जाम्पल दो। लो बेटा एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं। एक बार ऑप्शन देखेंगे? हाँ ऑप्शन में तो बात, चलो एक बार ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। अवेल ओनली 50% ऑफ द सेड कंपोनेंट, नॉट अवेल ITC ऑन द सेड टैक्स कंपोनेंट, अवेल 100%, अवेल 25%। बेटा इसका आंसर बी करेक्ट है। मैं समझाता हूँ कैसे। देखो अगर मैंने कोई गुड्स खरीदा बेटा 1000 रुपीज़ का और उस पर बेटा रेट लगा 18% का, तो ये होता है कितना बेटा? 180 रुपये। कितना होता है बेटा? 180 रुपये का GST है बेटा। लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी है मेरे को बताओ? टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई। और बेटा यहाँ पर बात कैपिटल गुड्स की हो रही है, ठीक है ना। तो ये मैंने कैपिटल गुड्स परचेस करा है। क्या परचेस करा है? कैपिटल गुड्स। तो 1000 रुपीज़ का बेटा अगर मैंने कैपिटल गुड्स परचेस करा है जिस पर 18% से अगर टैक्स लगा है तो टैक्स की वैल्यू 180 होती है। टोटल वैल्यू ऑफ सप्लाई होती है बेटा आपकी 1180 रुपये, 1180 रुपये। अब आप पे डिपेंड करता है बेटा कि जब आप इसकी जर्नल एंट्री पास करोगे, जब आप इसको बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए जनरल एंट्री पास करोगे, तो जनरल एंट्री दो तरीके से पास हो सकती है बेटा। पहली है कि आप टैक्स का कंपोनेंट कॉस्ट का पार्ट बना दो।
क्या बोला, टैक्स का कंपोनेंट कॉस्ट का पार्ट बना दो। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर कैपिटल गुड्स मशीन था, चलो मैं तो कैपिटल गुड्स ही लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है। हाँ सर, आप बड़े बच्चे हो गए ना अब, तो मैं लिखता हूँ बेटा कैपिटल गुड्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसके अंदर बेटा मैंने डायरेक्ट अमाउंट डाल दिया 1180 ये बेटा एंट्री नंबर 1 थी, हाँ कि ना, हाँ। ये एक तरीका है। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर बेटा अगर डेप्रिसिएशन लगेगा तो पूरी वैल्यू पे लगेगा 1180 पे, यानी टैक्स कंपोनेंट के ऊपर आपने डेप्रिसिएशन का फायदा ले लिया। अगर मैं डेप्रिसिएशन एंट्री डालता हूं बेटा, यहां पर डेप्रिसिएशन एंट्री डालता हूं, तो डेप्रिसिएशन एंट्री क्या आएगी बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल गुड्स, हाँ साहब। और ये डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट होगा बेटा, फॉर एग्जांपल अगर 10% का डेप्रिसिएशन है तो बेटा वो 1180 का 10% निकलेगा, यानी कि 118। यानी बेटा यहाँ पर आपने टैक्स कंपोनेंट के ऊपर भी डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले लिया। तो बेटा या तो आप ये कर लो, गवर्नमेंट कहती है या तो आप ये कर लो। अब अगर ऐसा कर लेते हो तो फिर आईटीसी नहीं देंगे 118 रुपये का, हैं, हाँ, फिर आपको आईटीसी नहीं देंगे, यानी आपको अपना आईटीसी छोड़ना पड़ेगा 3B के अंदर। आप आईटीसी बुक नहीं कर सकते हो क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन पर बेनिफिट ले लिया। बेटा बेनिफिट दोनों हाथों में लड्डू नहीं मिलेंगे, लड्डू एक ही हाथ में मिलेगा मेरा बच्चा। या तो डेप्रिसिएशन पर बेनिफिट ले लो, समझा, या तो डेप्रिसिएशन पर बेनिफिट ले लो या फिर आईटीसी से बेनिफिट ले लो, या तो क्रेडिट ले लो या कॉस्ट का पार्ट बना के डेप्रिसिएशन में छूट ले लो, क्योंकि बेटा डेप्रिसिएशन अलाउेबल एक्सपेंस होगा, हाँ कि ना, हाँ। और यही बेटा अगर मेरे को यही देखो, यहाँ से एंट्री नंबर 2 तक देख लिया आपने, एंट्री नंबर 1 और उसके बाद में ये एंट्री नंबर 2, ये मैंने आपको बता दी, ठीक है, हाँ। अब मैं यहाँ पर सीधा कनेक्ट कर रहा हूँ आपको एंट्री नंबर 3 पर, एंट्री नंबर 3 यहाँ पर। और मेरी बात को सुनो, वहाँ जाके खत्म हो गई थी, इसलिए एंट्री नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपने आईटीसी अवेल करना होता तो आप कैसे करते हैं। तो बेटा परचेज की एंट्री वहाँ पर थोड़ी सी बदल जाती। वहाँ मैं परचेज की एंट्री कैसे करता, मैं बोलता साहब कैपिटल गुड्स अकाउंट डेबिट, हाँ, आईटीसी अकाउंट डेबिट, हाँ, टू बैंक। अच्छा, 1000 रुपये, 180 रुपये और 1180 रुपये, ऐसे। तो उस केस में क्या होता कि आईटीसी हो ही अलग जाता, आईटीसी हो ही अलग जाता। और आईटीसी के अलग होने से बेटा एक बेनिफिट होता, और वो ये होता साहब कि जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता वो 1000 पर ही होता। तो यहाँ पर बेटा डेप्रिसिएशन पे बेनिफिट आपको नहीं मिलता। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आ गई सर आपकी बात समझ में। इसलिए बेटा ऑप्शन बी करेक्ट हुआ कि नॉट अवेल आईटीसी ऑन दी सेड टैक्स कंपोनेंट, यानी बेटा टैक्स कंपोनेंट के ऊपर आप आईटीसी अवेल नहीं कर सकते, नॉट अवेल आईटीसी, आईटीसी अवेल नहीं कर सकते टैक्स कंपोनेंट के ऊपर, क्योंकि उसने खुद ने लिखा है, क्या लिखा कि डिडक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन जीएसटी कंपोनेंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो बेटा अगर वो डेप्रिसिएशन का बेनिफिट ले रहा है तो फिर वो क्रेडिट का बेनिफिट नहीं ले सकता। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया सर, बिल्कुल आया बेटा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 36, वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बेटा फिलहाल अभी अमेंडमेंट के थ्रू, मैंने आपको एक क्वेश्चन शायद पहले भी करवाया था, एक नई एंट्री पास हुई है वेयर हाउसिंग के लिए, और वो है 24B, और उसने बहुत सारी चीज़ों का स्टोरेज और बहुत सारी चीज़ों का वेयर हाउसिंग एग्जाम करा दिया। चाहे उसमें बीटल लीव्स हो, चाहे उसमें जैगरी हो, चाहे उसमें टी हो, चाहे उसमें कॉफ़ी हो, चाहे उसमें अलग अलग चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखो बेटा, ये मैंने अमेंडमेंट में पढ़ाया। और देखो मज़े की बात, ये रहा आपका एंट्री नंबर ऊपर वाला 29B के ऊपर वाला 24B, ये देखो ये रहा, हाँ क्या ना, हाँ सर, ये रहा 24B। और बेटा ये जो 24B है, देखो मैंने लिख भी रखा है, अमेंडमेंट पढ़ाते वक्त ही मैंने बोल दिया था क्या कि इसके ऊपर इंस्टीट्यूट MCQ पूछेगा। ये बेटा MCQ में 100% एग्जाम में आएगा, आप लिख के ले लो मेरे से, इंटर वाले बच्चा लिख के ले ले बेटा कि 100% MCQ यहाँ से बनेगा। फोकट का माल है बेटा 2 नंबर का, 3 नंबर का, 1 से 2 नंबर का फोकट का माल है। MCQ यहाँ से 100% बनेगा। क्या बोला मैंने, 100% बनेगा। और देख लो RTP में कितने सारे क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्पशन से। और ये एंट्री बिल्कुल ताज़ा अमेंडेड एंट्री है, वो आपको कंफ्यूज करेगा टी कॉफ़ी में, ध्यान रखना। टी कॉफ़ी कहाँ है सर, ये रहा टी कॉफ़ी। हम सब जानते हैं टी कॉफ़ी प्रोसेस्ड होती है बेटा, उस प्रोसेस्ड टी और कॉफ़ी का भी वेयर हाउसिंग अब क्या हो चुका है, एग्जाम, क्योंकि बेटा कॉफ़ी बीन की बात नहीं हो रही है, टी लीव्स की बात नहीं हो रही है, सिर्फ टी और कॉफ़ी लिखा है। टी ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है बेटा, टी लीव्स और कॉफ़ी बीन्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, वो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के अंदर एग्जाम हो जाएगी।
उसकी वेयर हाउसिंग और स्टोरेज। बट अलग से बेटा पल्सेस, फ्रूट्स, नट्स, वेजिटेबल्स, ये देखो अनमैन्युफैक्चर्ड टबैको, बीटल लीव्स, तेंदू लीव्स, इनको भी कवर कर लिया है यहाँ पर। इसका स्टोरेज और वेयर हाउसिंग भी यहाँ पर कवर कर लिए। मेरी अमेंडमेंट बुकलेट है बेटा, अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करी है, इंटर फाइनल दोनों के लिए अलग अलग अमेंडमेंट बुकलेट वेबसाइट पे अवेलेबल है। लिंक आपको वीडियो में देखो ये चलता हुआ भी दिख जाएगा, इधर कहीं, इधर चल रहा है, हाँ सर चल रहा है, देखो इधर कहीं नीचे चल रहा है ना, हाँ। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा बेटा। अमेंडमेंट बुकलेट डाउनलोड कर लो, नहीं करी हो तो। ये एक्सक्लूसिव अमेंडमेंट बुकलेट है, बेस्ट अमेंडमेंट बुकलेट है। इससे बढ़िया अमेंडमेंट बुकलेट अगर मिल जाए तो मेरे को बता देना आप। बेटा मैंने कलर फॉन्ट नहीं बदले हैं, सिर्फ कलर और फॉन्ट बदल के इंस्टीट्यूट का कॉपी पेस्ट नहीं मारा है। मैंने डायग्राम्स खुद के बनाए, टेबल्स खुद की बनाई, प्री पोस्ट अमेंडमेंट मैंने वहां पर दिया, क्वेश्चन एंड आंसर्स मैंने दिए, एग्जाम्पल्स मैंने दिए, इलस्ट्रेशंस मैंने दिए। इससे बढ़िया अमेंडमेंट बुकलेट नहीं मिलेगी। बहुत काम किया है इस अमेंडमेंट बुकलेट के ऊपर। हाँ आ जाओ, ठेके पे थोड़ा ना दी थी बनाने के लिए बेटा। किसी सीए के बच्चे को मैंने थोड़ा ना दी थी ठेके पे कि तू बना दे, पढ़ा मैं दूंगा। आ जाओ। वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। बेटा बच्चों का शोषण नहीं करना चाहिए, खासतौर से उनका जो फेल हो रहे हैं, जिनके 4-5 अटेम्प्ट लग गए। अभी मैं उनको 10,000 रुपये महीने पे रख लूँ अपने यहाँ पे और कहूँ कि तुम मेरे लिए नोट्स बनाओ, तुम मेरे लिए कंटेंट डेवलप करो, गलत है वो। उस बच्चे को बोलो कि मैं तुझे फाइनेंशियली मदद करता हूँ, तू सीए कर, पहले तू सीए बन। समझ में आ रही बात? हाँ जी सर समझ में आ रही है। वेयर हाउसिंग ऑफ डैश इज एग्जाम बेटा, राइस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, जैगरी और कॉफ़ी, ये तो ऑटोमेटिकली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, तो ये तो वैसे ही हो जाएगा। और बाकी देखो मैंने अभी बताया, कॉफ़ी जैगरी राइस, कॉफ़ी जैगरी राइस बेटा ये रहा, कॉफ़ी टी ये रहा, जैगरी आपका ये रहा, और राइस यानी चावल, चावल यात्रा नहीं हाँ राइस ऑलरेडी बेटा आपका ध्यान है, राइस की स्टोरेज और वेयर हाउसिंग ऑलरेडी एग्जाम्प्ट है जीएसटी के अंदर। तो ये बेटा पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जो आपका यहाँ पर लग रहा है, ये लग रहा है 12/2017। क्या बोला मैंने? 12/2017 और एंट्री नंबर 24B मेजर तौर पर। यहाँ से MCQ आएगा, ध्यान रखना। क्या बोला मैंने? वेयर हाउसिंग ऑफ मतलब सबका, मतलब 1 2 3 4, आंसर ए, ऑप्शन नंबर ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। आगे चलें दोस्त? हाँ सर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज रिसीव्ड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस विदाउट कंसिडरेशन अमाउंट्स टू सप्लाई। बेटा इतना पढ़ते ही मेरा दिमाग जाग गया, मुझे शेड्यूल फर्स्ट याद आ गया, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ बेटा विदाउट कंसिडरेशन। ध्यान रखना, अगर मैं आपको सेक्शन पढ़ाऊँ तो सेक्शन नंबर 71A, 71B और 71C, पहले डी भी होता था, लेकिन डी को बेटा एक 1A के साथ क्या कर दिया, अरे भाई पीछे हट जा, हाँ सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है। तो 1A बेटा होता है, ध्यान रखना हमेशा, विद कंसिडरेशन। बेटा बिना पैसा दिए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। और हाँ सर CPT में पढ़ा था ना, कंसिडरेशन इज मस्ट टू क्रिएट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर पढ़कर आए दोस्त, क्या पढ़कर आए वहाँ पर? पढ़कर आए कि अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो कंसिडरेशन होना चाहिए। सर इसका मतलब 71C में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता? यस, 71C इज इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट बट येट सप्लाई बाय अ डीमिंग फिक्शन प्रोवाइडेड इन द लॉ इन फॉर्म ऑफ शेड्यूल 1। क्या बोला मैंने बोला 71C कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है बट सप्लाई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक डीमिंग फिक्शन डालकर उसे सप्लाई बना दिया, और वो डीमिंग फिक्शन है बेटा आपका शेड्यूल नंबर 1, रीड विद 71C। हाँ के ना? हाँ साहब। यहां आता है बेटा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ये एकमात्र इंपोर्ट है जो सप्लाई मानी जाती है? हाँ, सप्लाई का मतलब क्या होता है? देना, बट एक लेना भी सप्लाई है, एक लेना भी सप्लाई है, यानी एक इंपोर्ट भी सप्लाई है। दैट इज योर 71B। बेटा अगर मैं 71C की बात करूं, 71C की, ये होता है विदाउट कंसिडरेशन, ये होता है विदाउट कंसिडरेशन मेरे दोस्त, आके ना? हाँ सर विदाउट कंसिडरेशन। बेटा 71C को शेड्यूल 1 के साथ पढ़ना पड़ता है, और शेड्यूल 1 की एक शानदार मेमोरी टेक्निक मैंने पैरा वाइज बना रखी है, दैट इज पराई। अरे वाह, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, रिलेटेड पर्सन, ए से एजेंसी और आई से इंपोर्ट ऑफ सर्विस। इसका जो आई यानी पैरा नंबर 1 2 3 4, पैरा 4, मैं क्या लिख सकता हूँ? पैरा 4 ऑफ शेड्यूल 1 रीड विद 71C। बेटा ऐसे लिखकर एग्जाम में आओगे ना, ठोक के नंबर आएंगे। क्या बोला मैंने? कोई नंबर नहीं काट सकता, ऐसे रेफरेंस देकर आओ दोस्त। पूरा का पूरा चेपो उसको बताओ, मेरे को पैरा भी याद है, मेरे को शेड्यूल भी याद है, मेरे को सेक्शन भी याद है, सब सेक्शन भी याद है, क्लॉज भी याद है। काट भाई साहब मेरे नंबर, काट। कहाँ से काटेगा? ये होती है पढ़ाई मेरे भाई, ये होती है पढ़ाई। समझ में आ रहा है? हाँ सर आ रहा है। चलो बात करते हैं कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग, क्या बोल रहे हैं? अरे भाई साहब कहाँ चला गया? हाँ, फॉलोइंग में से कौन सा बेटा
कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के तहत लेने के बावजूद भी विदाउट कंसिडरेशन सप्लाई बनेगा। पहला आ रहा है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन वेल सेटल्ड इन यूएसए, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड इन जर्मनी, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन फ्रांस, ठीक है। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज डॉटर होली डिपेंडेंट ऑन सच पर्सन इन इंडिया इन रशिया। बेटा यहाँ पर ना सिर्फ 7(1)(c प्लस शेड्यूल 1 बल्कि बेटा प्लस सेक्शन 2 क्लॉज 49 भी आएगा। सर ये 249 क्या होता है? बेटा ये 249 फैमिली होता है, ये 249 फैमिली की डेफिनेशन होती है। और बेटा अगर मैं आपको 249 में फैमिली की डेफिनेशन पढ़ाऊँगा तो बेटा फैमिली में हमेशा ध्यान रखना दिल में किसको रखते हैं? स्पाउस को। स्पाउस प्लस बेटा बच्चे तो दिल में रहते ही हैं, बच्चे तो भगवान है बेटा हमारे, है ना, तो वो आता है बेटा चिल्ड्रन। ये बेटा हमेशा फैमिली है। आपकी फैमिली क्या है? स्पाउस और चिल्ड्रन, आंख बंद करके बिना सोचे समझे हमेशा फैमिली है। क्या बोला मैंने? ऑलवेज फैमिली है, ऑलवेज फैमिली है। क्या? स्पाउस और चिल्ड्रन। मेरे साथ साथ याद करो, ऑलवेज फैमिली है, स्पाउस और चिल्ड्रन, सोचने की ज़रूरत भी नहीं है। ये दोनों बेटा आपके हमेशा ही और हमेशा क्या बनेंगे? फैमिली बनेंगे। और बेटा पार्ट नंबर 2 आता है जिसमें आते हैं बेटा पेरेंट्स, जिसमें आते हैं बेटा ग्रैंड पेरेंट्स, और जिसमें आते हैं बेटा ब्रदर और सिस्टर। क्या बोला? ब्रदर और सिस्टर। बेटा ये लोग सिर्फ और सिर्फ तब ही आपकी फैमिली बनेंगे, सब्जेक्ट टू। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट टू। तो इनके लिए मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? ऑलवेज। और इनके लिए बोल रहा हूँ बेटा मैं सब्जेक्ट टू। क्या बोला मैंने? सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू दे आर होली एंड मेनली डिपेंडेंट ऑन यू। सर होली मेनली डिपेंडेंट का मतलब बेटा उनका खाना पीना, रहना, चलना फिरना, खेलना कूदना सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंडेंट है। मतलब उनको पाल पोस आप रहे हो। अगर आप अपने भाइयों बहनों को, आपके माता पिता बेटा अगर वेल सेटल्ड है, 1 रुपया भी वो आपसे नहीं मांगते, तो आपके पेरेंट्स आपकी फैमिली नहीं है। क्या बात कर रहे हो सर? ऐसे थोड़ा ना होता है बेटा। जीएसटी है और कानून है, कानून में जो लिखा होता है वो मानना पड़ता है। यहाँ पर जनरल सेंस नहीं बेटा, लॉ सेंस चलता है। क्या बोला मैंने? जनरल सेंस नहीं, लॉ सेंस चलता है। कौन सा सेंस? लॉ, कानून का सेंस। और कानून में अगर ऐसा लिखा है तो ऐसा ही आपको मानकर चलना होगा। क्या बोला मैंने? बोला बेटा कि पेरेंट्स हो, चाहे ग्रैंड पेरेंट्स हो, चाहे ब्रदर हो, चाहे सिस्टर हो, वो तभी सिर्फ और सिर्फ फैमिली बनेंगे जब वो आप पर होली और मेनली डिपेंडेंट होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सर आपकी बात समझ में आ रही है। अब एक बार ऑप्शंस को वापस पढ़ो, आपको अपने आप समझ में आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज सन। बेटा सन चिल्ड्रन। बेटा होली डिपेंडेंट की बात ही नहीं है। वो वेल सेटल्ड हो चाहे वेल सेटल्ड ना हो, मेरे को उससे मतलब नहीं है। वो वेल सेटल्ड हो या ना हो, वो ऑलवेज मेरी फैमिली बनेगा। यानी ऑलवेज बेटा वो डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा। और अगर वो डिस्टिंक्ट पर्सन बनेगा, बेटा डिस्टिंक्ट पर्सन कहाँ दे रखा है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन आपको एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15 में मिलती है। कहाँ मिलती है? एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 15। और डिस्टिंक्ट पर्सन के अंदर फैमिली मेंबर भी आता है, मेंबर ऑफ द सेम फैमिली। क्या बोला? मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, यानी फैमिली मेंबर भी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। और शेड्यूल 1 में ये लिखा हुआ है कि अगर आपने डिस्टिंक्ट पर्सन से इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस कोई भी सर्विस क्या करिए बेटा? इंपोर्ट करी है, तो वो क्या बनेगा मेरे दोस्त? वो सप्लाई बनेगा, विदाउट कंसिडरेशन भी बनेगा। पॉइंट नंबर 2 आ रहा है बेटा, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर वेल सेटल्ड। बेटा अगर ब्रदर वेल सेटल्ड हो गया तो वो फैमिली नहीं बनेगा, और जो फैमिली नहीं बनेगा वो डिस्टिंक्ट नहीं बनेगा। तो बेटा ये कहीं ना कहीं फैमिली बनेगा, ये कहीं ना कहीं फैमिली नहीं बनेगा। ऑप्शन नंबर 3, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय अ पर्सन इन इंडिया फ्रॉम हिज ब्रदर होली डिपेंडेंट। बेटा होली डिपेंडेंट ब्रदर हो और डॉटर बेटा होली डिपेंडेंट हो चाहे ना हो। मैंने क्या बोला? हो चाहे ना हो, डॉटर इज ऑलवेज फैमिली। और क्योंकि ब्रदर इस बार बेटा होली डिपेंडेंट है तो ये भी फैमिली हो जाएगा। यानी बेटा फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। आई होप बेटा मैंने अच्छे से इन डिटेल आपको ये बात समझा दी और आपको समझ में भी आई होगी।
फर्स्ट थर्ड फोर्थ नहीं, हाँ फर्स्ट थर्ड फोर्थ बेटा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें, हाँ सर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। हाँ यही वो सेक्शन है बेटा जो अमेंड कर दिया, ये सेक्शन बेटा बहुत मैंने मेहनत करी इसको अमेंड कराने के लिए, मैंने 2 बार इंस्टीट्यूट को मेल लिखा, कितनी बार, 2 बार मेल लिखा और इसमें शब्द सुधार करवाया। अब ये क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है, अब इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। सर वो मेल वगैरह हमको दिखा सकते हो आप, बेटा एक वीडियो में उसके ऊपर बना दूंगा जिसके अंदर मैं जो भी चेंजेस मैंने करवाए उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो समझाऊंगा वहाँ पर। तो जिसके पास भी टाइम है, जिस बच्चे के पास भी टाइम है, उसको लगता है मेरा रिवीजन बहुत हो गया और मेरे को ये चीज़ समझनी है, वो समझ सकता है। और जिसके पास में टाइम नहीं है बेटा, नवंबर में एग्जाम है, उसको समझने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वो सारे ईमेल्स के बेटा स्क्रीनशॉट्स देखने हैं तो फेसबुक पर मैंने पोस्ट कर रखा है, मेरी फेसबुक प्रोफाइल के आपके ऊपर वो पोस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप मेरी अगर फेसबुक प्रोफाइल पे जाओगे वहाँ पर वो पोस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हो बेटा। समझ में आई बात? हाँ सर ठीक है। वहाँ पर सारे स्क्रीनशॉट आपको ईमेल के मिल जाएंगे कि मैंने इंस्टीट्यूट को क्या क्या चेंजेस रिकमेंड करें और इंस्टीट्यूट ने उसे किस तरह से अप्लाई करा। हाँ कि ना? हाँ सर। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। ऑप्शन ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मतलब इसमें से बेटा कौन सा पर्सन कंपोजिशन स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। बेटा फोकस, डीएसएलआर का फोकस कैमरा होता है वो ऐसे रखकर आप ऐसे डीएसएलआर सेट करते हो, तो फोकस किस पे करना है? फोकस करना है बेटा नोट पे। किस पे? इधर नोट पे। हाँ सर। एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर सबसेक्शन 1 and 2। बेटा पहले यहाँ पर 1 and 2 नहीं लिखा हुआ था, पहले यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कंपोजिशन स्कीम लिखा हुआ था, सब सेक्शन 1 और 2 नहीं लिखा हुआ था। तो इसलिए हो क्या रहा था, 2A भी अप्लाई हो रहा था। सिर्फ कंपोजिशन स्कीम बोलोगे तो बेटा पूरा सेक्शन अप्लाई हो जाएगा ना, उसमें तो 2A भी आ जाएगा। बट अभी इन्होंने क्या बोला, सिर्फ सबसेक्शन 1 and 2 की बात यहाँ पर करी। भले ही उसका एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड नहीं करता हो, डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। मतलब बेटा अगर मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, मेरा टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, फिर भी मैं एलिजिबल नहीं हूँ। मतलब टर्नओवर कम होने के बावजूद भी मैं नहीं आ सकता। किस में नहीं आ सकता? कंपोजिशन में नहीं आ सकता, 1 और 2 में। कंपोजिशन मत बोलना बेटा, अब कंपोजिशन के 2 टुकड़े हो चुके हैं, सब सेक्शन 1 2 अलग है और 2A अलग है, ठीक है। तो सिर्फ कंपोजिशन बोलने से गड़बड़ हो जाएगी। तो यूं बोलो सेक्शन 1 और 2 में नहीं आ सकता, भले ही मेरा एग्रीगेट टर्नओवर 1 करोड़ से कम हो, जबकि लिमिट कितनी है बेटा 150 लाख यानी 1.5 करोड़, ठीक है। तो 1 करोड़ से कम है तो मैं तो लिमिट में हूँ, और लिमिट में हूँ तो एक्चुअली मेरे को आना चाहिए था, तो क्यों नहीं आ सकता देखते हैं। अब पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस बेटा आ सकता है। पर्सन सप्लाइंग रेस्टोरेंट सर्विस एंड अर्निंग बैंक इंटरेस्ट बेटा प्रोवाइजो इंसर्ट कर दिया है सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर, तो आ सकता है। पर्सन ट्रेडिंग इन आइसक्रीम, ट्रेडिंग इन आइसक्रीम आ सकता है। अब पर्सन सप्लाइंग सर्विस नहीं आ सकता, सब सेक्शन नंबर 2 रोक देगा। और शायद 2 का ए होगा बेटा, शायद 2 का ए होगा, रोक देगा बेटा। क्या बोला? रोक देगा। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द आंसर जहां पर आप इनएलिजिबल हो। यू आर नॉट एलिजिबल इन ऑप्शन नंबर डी। अगर आप सर्विस दे रहे हो बेटा तो आपके लिए जो ऑप्शन है वो है 2A, सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2A, ना कि ए, ठीक है, ना कि आपका ये नहीं है बेटा, ये है। तो इसलिए यहाँ पर क्योंकि 1 और 2 पूछ रहा है, यहाँ पर अगर फोकस करो बेटा तो यहाँ पर वो पूछ रहा है आपसे ये 1 और 2, और क्योंकि वो आपसे 1 और 2 पूछ रहे हैं, अरे बेटा क्योंकि वो आपसे, एक सेकेंड, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है 1 और 2, ये देखो ये 1 और 2 की बात कर रहा है ना, तो 1 और 2 के अंदर बेटा 2A वाला पर्सन नहीं आ सकता। इसलिए आपका ये ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो बोलो क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 39, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज। तो बेटा टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस की बात कर रहा है और रिवर्स चार्ज की बात कर रहा है। बेटा रिवर्स चार्ज के अंदर अगर टाइम ऑफ सप्लाई की बात करोगे, आरसीएम के अंदर अगर सर्विस का आरसीएम, किसका आरसीएम, सर्विस का आरसीएम है, और टाइम ऑफ सप्लाई की बात करोगे तो सेक्शन लगेगा 13, और प्रोविजन क्या बोलेगा बेटा, पेमेंट और 61st डे, क्या बोला मैंने, विच एवर इज अर्लियर, ऑप्शन ए बेटा डेट ऑन विच पेमेंट इज टू बी मेड टू द सप्लायर, नहीं, डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज, देखो डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज यानी 61st डे। उसके बाद में आपके पास हमारा डेट ऑफ इनवॉइस अर्लियर ऑफ ए और बी,
अर्लियर ऑफ ए और बी बेटा, पेमेंट और 61st डे विच एवर इज अर्लियर, कोई दिक्कत नहीं साहब। इसके बाद में आ रहा है बेटा आपके पास में क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज डज नॉट फॉल अंडर रिवर्स चार्ज प्रोविजंस एज कंटेन्ड इन 9(3) ऑफ द CGST। बेटा इसमें से कौन सा 9(3) यानी कि 13/2017 रिवर्स चार्ज यानी RCM के अंदर फॉल नहीं करता? देखें बेटा कौन सा नहीं करता। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी बेटा करता है, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड टू पार्टनरशिप फर्म करता है, स्पॉन्सरशिप प्रोवाइडेड टू एनी बॉडी कॉर्पोरेट करता है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल सर्विस प्रोवाइडेड टू अ रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा अमेंडमेंट 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 से ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इधर आओ मैं समझाता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनना, बिल्कुल सुनेंगे सर, आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। बेटा रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात करूँगा, वैसे मैंने ऑलरेडी पूरा समझा दिया, फिर भी समझा रहा हूँ। अमेंडमेंट लेक्चर में पूरा बहुत डिटेल में एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बनाया है, कम से कम आई थिंक उसमें 5 या 6 7 केस बनाए बेटा, और 7 केस बना के समझाया है इस ही टॉपिक को, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। हाँ क्या ना? हाँ बेटा इसके अंदर रेट होती है, आप कौन सी रेट ऑप्ट करते हो आप पे डिपेंड करता है। एक होती है बेटा 12%, एक होती है बेटा 5%। 12% के अंदर बेटा ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज होता है। क्या होता है? ऑलवेज फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज यानी रिवर्स चार्ज लगता ही नहीं है, सप्लायर को ही टैक्स लेकर पे करना होता है। 5% में बेटा 2 ऑप्शन होती हैं। सप्लायर कौन है? सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, या फिर बेटा सप्लायर इज बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा 5% के अंदर भी अगर सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है, क्या बोला? 5% के अंदर भी अगर आपका जो सप्लायर है, ये देखो ये, अगर 5% के अंदर आपका सप्लायर बॉडी कॉर्पोरेट है तो भी हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही होगा, तो भी हमेशा फॉरवर्ड चार्ज ही होगा। उसके बाद बेटा सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, इसमें फिर से बेटा 2 चीज़ें आती हैं। रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कौन है बेटा? रेसिपिएंट, अगर रेसिपिएंट बेटा बॉडी कॉर्पोरेट है, या फिर RECIPIENT, या फिर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। क्या बोला? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा अगर रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है, आप सोच के देखो, ऊपर मैंने क्या बोला बेटा? ऊपर मैंने बोला सप्लायर इज बॉडी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, यानी देने वाला अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है यानी इंडिविजुअल है, सोल प्रोप्राइटर है, और बेटा वो अगर बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है, छोटा आदमी बड़े आदमी को सर्विस दे रहा है, तो बेटा बड़े आदमी को RCM में टैक्स पे करना पड़ेगा, छोटे के ऊपर रजिस्ट्रेशन की मजबूरी नहीं डालेंगे। हाँ समझे भैया? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, क्या बोला? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट यानी छोटा, और लेने वाला कौन? बड़ा। तो बेटा छोटा आदमी अगर बड़े आदमी को टैक्स देगा तो छोटे आदमी को परेशान करेंगे कि रजिस्ट्रेशन कराने के लिए? नहीं साहब, क्या बोलेंगे कि बेटा जी ओ बॉडी कॉर्पोरेट अंकल, ये बॉडी कॉर्पोरेट वाले अंकल जी, हाँ ये वाले अंकल जी, आप टैक्स पे करा के चलोगे, आपको टैक्स पे कराना पड़ेगा। वो भी किस में? RCM के अंदर। ये बेटा RCM में फॉल होता है। आई होप बेटा आपको समझ में आया होगा। ये वाला केस आपका कहाँ फॉल होगा बेटा? ये वाला केस आपका RCM में फॉल होगा। सर रेसिपिएंट अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है तो बेटा ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा। देने वाला भी कौन? बोलो, देने वाला भी कौन? अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। लेने वाला भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। बेटा ये एग्जेम्प्ट नहीं होगा, ये आपके फॉरवर्ड चार्ज में आ जाएगा। यहाँ पर भी आपके पास में फॉरवर्ड चार्ज लग जाएगा। ठीक है? हाँ सर ठीक है। आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी कि नहीं आई होगी? आई होगी। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, जहाँ पर रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल अगर रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपिएंट अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है बेटा, वो फॉल नहीं करेगा, डज नॉट फॉल अंडर द रिवर्स चार्ज प्रोविजंस। बेटा इसी के साथ अपन ने अगले 20 क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिए और लगभग 1 घंटा 20 मिनट अपन ने लगाया है, बहुत डिटेल में समझा है एक एक चीज़ को। आप बोल ही नहीं सकते कि सर आपने घास काट दी, कोई बच्चा नहीं बोल सकता कि मैंने घास काटी है दोस्त। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश करी है, एक एक चीज़ को समझाने की कोशिश करी है, आपको रिवाइज भी करवाया और MCQ भी कहीं ना कहीं अपन ने यहाँ पर सॉल्व करे। तो बेटा अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो मेरी मेहनत
को आप कामयाब बना सकते हैं एक छोटा सा कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर कर कर, लाइक कर कर। और वही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा, और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप क्वेरी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर कर मेरे से आप क्वेरीज पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सारे बच्चों की क्वेरीज सॉल्व करता हूँ। सर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक कहाँ है बेटा? लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का मिल जाएगा। तो बेटा टाटा, बाय बाय, सी यू एंड मीट यू इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस सीरीज। बाय बाय।